अच्छा, सो जब हम लोग हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, ये सब फंड्स का व्हेन वी लुकिंग एट द फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस. देखो, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्या होता है ना, ये एयूएम इज ह्यूमंगस, एंड उसमें एक स्टीरियो, नॉट, आई वुड नॉट वांट टू कॉल इट अ स्टीरियोटिपिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, बट एक बहुत सेट तरीका होता है, बहुत रेगुलेशंस होते हैं, एंड बहुत एक सीधा तरीका होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स, यू नीड टू इन्वेस्ट बेस्ड ऑन मैंडेट ऑफ द म्यूचुअल फंड, कि आपका ग्रोथ स्टॉक में पैसा डालना है, डिविडेंड स्टॉक में पैसा डालना है, इसके ऊपर फोकस करना है, ये बेंचमार्क को फोकस करना है, कि निफ्टी जैसा स्टॉक में डालना है, एंड ऑल ऑफ दैट. तो उनका स्ट्रक्चर एक बहुत ही रादर सिंपलिस्टिक होता है, एंड ऑल्सो बिकॉज एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग, वो एक बहुत ही D2C मॉडल टाइप का है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर टाइप का. B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल, इट इज मोर ऑफ दोज लाइंस. बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पर लार्ज इन्वेस्टर्स आर देयर, इट इज मोर ऑफ अ पार्टनरशिप फंड दैट यू आर क्रिएटिंग. सो यहाँ पर फी स्ट्रक्चर एंड ऑल बिकम्स डिफरेंट. म्यूचुअल फंड में कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं होगा कि मेरा फी स्ट्रक्चर बिकॉज आई एम पुटिंग इन मोर मनी इज डिफरेंट एंड योर फी स्ट्रक्चर इज लेस बिकॉज यू आर पुटिंग इन लेस मनी एंड ही इज पुटिंग इन इवन मोर मनी, तो उसका फी स्ट्रक्चर अलग, वैसा कुछ नहीं होगा. दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन हैव इन, लेट्स से, पीएमएसएस में भी मेनली वो हम लोग पोर्टफोलियो में करते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 50 लाख के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो इन दैट केस यू कैन, क्योंकि आपका ना टैक्स एंड ऑल का कैलकुलेशन, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अलग होता है, वो वी डिस्कस इन पोर्टफोलियो. यहाँ पर व्हेन वी आर लुकिंग एट हेज फंड, अगेन यू अंडरस्टैंड कि डेरिवेटिव्स है, रिस्क ले रहे हो, लेवरेज है, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज है, वी डिस्कस्ड. प्राइवेट इक्विटी में आप वेंचर कैपिटल वगैरह में पैसे डाल रहे हो, जहां पर इट माइट टेक 7-8 years, 10 years फॉर यू टू मेक मनी, राइट. एंड बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, दैट यू हैव अ लॉकअप पीरियड, यू कैन नॉट टेक आउट योर मनी एज एंड व्हेन यू फील लाइक एंड ऑल. एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सेगमेंट्स में जो पार्टनर्स होंगे, जो फंड मैनेजर्स होंगे, जनरल पार्टनर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन लोग को बहुत स्पेशलाइज स्किल के साथ में इन अ डिफरेंट वे दे विल हैव टू अर्न मनी. And because there is a lot of alpha possibility to be generated by doing a lot of different kind of trade, जहाँ पे आप extraordinary return या high return create कर सकते हो, because आप risk भी उस तरीके का ले रहे हो, तो वो सब perspective से हम लोग का फी स्ट्रक्चर में बहुत सारा टर्म्स एंड ऑल डिफरेंट तरीके से यूज होगा. सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग एवरी टर्म. आपको टर्म का मीनिंग समझना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होगा विल नॉट बॉदर. उसके बाद में विल डू सम्स एंड उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन देख लेंगे. लेकिन टर्म्स का लॉजिक और मतलब इसमें ना मेनली इट्स अबाउट द रैशनल समझना, कि ये जो टर्म है, लेट्स से एक वाटरमार्क क्लॉज आएगा, तो वाटरमार्क क्लॉज जीपी के लिए है कि एलपी को फायदा कर रहा है. वी अंडरस्टैंड जनरल पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर एंड ऑल. दूसरा, कौन सा सिचुएशन में जनरल पार्टनर फायदा उठा सकता है, उसको रोकने के लिए, या somebody टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन, या somebody गलत फायदा एक्चुअली उठाने के लिए, तो हाउ डू यू प्रिवेंट दैट. तो उसके लिए हम लोग एक क्लॉज, एक टर्म या कुछ लेकर के आते हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन योर फी स्ट्रक्चर. ठीक है. एंड कुछ कुछ होगा जो मैं सम जब करेंगे हम लोग, देन आई विल गिव यू सम थंब रूल्स इन टर्म्स ऑफ assumptions and all you have to make, right? Okay. So now, first of all, fee structure में there are two terms we are discussing. One is management fee and one is your incentive fee. इंसेंटिव को परफॉर्मेंस फी भी बोलते हैं और इसको कैरीड इंटरेस्ट भी बोलते हैं. So actually, having invested through a VC fund, I invested a very small amount of money with two small startup in that fund. So very, very tiny, just to understand how it works. And then I was trying to understand how do the people, मतलब जैसे बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो आप लोग से बात करते हैं, तो फंड हाउस में भी हाउ डू दे टॉक टू यू, उनका कमीशन कितना होता है, तो उनका अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कैसा भी है तुम इन्वेस्ट करो बिकॉज दे आर गोना गेट कमीशन आउट ऑफ इट. So how does the structure work? It's very interesting to see these things practically also. अच्छा, hedge fund और private equity में थोड़ा बहुत differences हो सकता है in terms of maybe you'll call carried interest एक में, किसी और में performance fees. So हल्का फुल्का differences हो सकता है, but broadly these are the exhaustive list of terms. Whether you're talking about a hedge fund or a private equity, more or less this kind of structure वर्क्स. ठीक है. सो मैनेजमेंट फी और इंसेंटिव फी का मीनिंग क्या हुआ? सो ये तो हम लोग को पता था कि जनरल पार्टनर इज गोइंग टू बी मैनेजिंग इट एंड देयर आर मल्टीपल लिमिटेड पार्टनर्स, दोज हु आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग मनी. एंड लिमिटेड पार्टनर्स मैनेज नहीं करते, जनरल पार्टनर्स आर द वंस मैनेजिंग. इट इज पॉसिबल नॉर्मली कि जनरल पार्टनर भी थोड़ा अमाउंट ऑफ मनी लगाएगा इस फंड में. सो ये जो फंड होता था ये लिमिटेड पार्टनरशिप के फॉर्मेट में होता था. वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, आई हैव बिकम वेरी रेपिटेटिव आई फील, बट ये सब तो एकदम याद हो गया हम लोग को. अभी जनरल पार्टनर जब इसको मैनेज करेगा, तो इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होगा,
तुम अगर प्रॉफिट कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, एयूएम का एक सर्टेन परसेंटेज तो मेरे को मिलेगा, अदरवाइज हाउ विल आई रन इट? ऑफिस मेंटेन करना होगा, सॉफ्टवेयर होगा, एनालिस्ट एंड ऑल का टीम होगा हु इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइंग, सोर्स करना होगा डील्स। इफ आई एम लुकिंग एट प्राइवेट इक्विटी, आज तुम्हारे पास स्टार्टअप्स का भी तो लिस्ट आना चाहिए, अदरवाइज हाउ विल यू एवेल्युएट एंड देन हाउ विल यू इन्वेस्ट इन दोस? मेरे को तो सोर्स करना होगा डील्स को। ये सब टर्मिनोलॉजी ना, ये सब अब आप लोग को व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज, व्हेन यू आर रीडिंग अपडेट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा और अबाउट द इंडस्ट्री, ये सब चीज का थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल इट, यू विल हैव टू बिल्ड कंफर्ट इन रीडिंग दीज थिंग्स। आप ये नहीं बोल सकते हो कि फाइनेंशियल न्यूज है या मार्केट न्यूज है या इकोनॉमी अपडेट है और वो सब पढ़ने को नहीं आ रहा है। सो स्टार्टिंग में इट माइट बी लिटिल चैलेंजिंग बट यूल हैव टू डेवलप द थिंग। सोर्सिंग डील्स मतलब क्या, कि मेरे पास इतना स्टार्टअप का पाइपलाइन हो कि उस 100 स्टार्टअप को देखूंगा तो उसमें से आई विल डिसाइड विच 5 आई वांट टू इन्वेस्ट इन। अगर मेरे पास आएगा ही 10 स्टार्टअप, सो हाउ डू आई डिसाइड टू इन्वेस्ट? और डिसाइड टू इन्वेस्ट छोड़ो, कई बार आपको इन्वेस्टर्स को रेकमेंड करना पड़ता है कि आप इसमें डालिए। Are you getting it? So structures बहुत तरीके के होते हैं. So we need to make sure that the sourcing of deals and all is happening. Anyways, so इतना सारा चीज है तो मेंटेनेंस करने का खर्चा लगेगा, एंड जनरल पार्टनर मे नॉट बी विलिंग टू टेक रिस्क कि खाली प्रॉफिट शेयर करेंगे. सो देर इज अ मैनेजमेंट फी दैट हैज टू बी पेड. सो मैनेजमेंट फी इज अ परसेंटेज ऑफ योर एयूएम, योर एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इतना एसेट्स है, ये भी चेंज होगा एयूएम का डेफिनेशन, आई एम कमिंग टू इट. सो इतना परसेंटेज, सो जनरली इट इज अ 2/20 स्ट्रक्चर वी हैव सीन इन लॉट ऑफ प्लेसेस नाउ, कि 2% ऑफ द एसेट्स ऑफ द कैपिटल वाला पार्ट तो हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा, इररेस्पेक्टिव प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं. क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशलाइज टाइप का चीज हो गया इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल करने का, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में. देयरफॉर मेरे को 20% लेट्स से प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा. अभी समझो, से सपोज मेरा कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इज 10 एंड एलपीज का कंट्रीब्यूशन इज 90. मैं 90 के ऊपर में, ये तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूटेड नहीं है. 90 पे अगर तुमने 20 का प्रॉफिट किया है तो 20 का 20% करके 4 का प्रॉफिट तुमको मिलेगा. और ये पूरा 90 के ऊपर लेट्स से, क्योंकि तुम्हारा वाला के ऊपर तो तुम्ही को मैनेजमेंट फी देना होगा, ये लेट्स से पूरा 90 के ऊपर भी 2% तुमको मिल रहा है तो 1.8. अभी सोच के देखो, 5.8 का रिटर्न तुमने खाली 10 इन्वेस्ट किया था, यू आर गेटिंग 5.8 का रिटर्न, मैनेजमेंट फी एंड ये इंसेंटिव फी, बिकॉज इंसेंटिव फी आई एम गेटिंग ऑन द कैपिटल दैट आई हैव नॉट इन्वेस्टेड, अदर्स हैव इन्वेस्टेड. सो जीपीज ऑन अ लॉट ऑफ क्रेजी मनी. और खर्चा वर्चा के बाद में एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल, आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल हु been investing in a lot of funds and all, like as in when PE and all those. So at times they say that इतना फीस वगैरह माइनस करने के बाद खाली जीपी कमा रहा है, एलपी उतना कमाता ही नहीं है. Again what happens is it depends on what kind of fund you end up investing in. तो आपको बहुत क्लियरली देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ फंड इट इज, व्हाट आर द टर्मिनल एज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फंड, जीपी कैसा है, फंड का स्ट्रैटेजी कैसा है, वो फंड इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं. विल इट बी एबल टू जनरेट उतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न कि ये 20% एंड ये 2% देने के बाद में भी आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल रहा है फॉर द रिस्क यू हैव टेकन. क्योंकि मैं तो रिस्क ले रहा हूं स्ट्रैटेजी वगैरह में, तो वो रिस्क लेने के बाद में एम आई जनरेटिंग सफिशिएंट रिटर्न और नॉट, आई नीड टू सी. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि दिस इज हाउ आई इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स एंड ऑल, इन्वेस्टिंग इन फंड्स एंड ऑल. आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दीज फंड्स अगेन फॉर अ डिफरेंट रीजन. तो वो सारा चीज इवेल्युएट करना होता है हम लोग को. So ये सब चीजें ना, and directly when we are interacting and when we are doing all these things, you understand what happens practically also. That is what I'm trying to tell you. Any which ways. And इस portion में from a exam point of view, you have to learn and you have to know every single term. और खाली टर्म का डेफिनेशन नहीं, कौन सा टर्म कहाँ अप्लाई होगा, विच टर्म इज गोइंग टू बी केटरिंग टू व्हाट. सो मैनेजमेंट फीस इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, इंसेंटिव फी, कैरिड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, परफॉर्मेंस फी, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट वाला पार्ट. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें आपका डाउन साइड नहीं है, जीपी का कोई डाउन साइड नहीं है. अगर लॉस करोगे तो जीपी डज नॉट हैव टू पे 20%. सो इट इज अ वन साइडेड पोटेंशियल जो आपको मिल रहा है. सो मे बी जीपी को लगेगा कि ज्यादा रिस्क लो, क्योंकि अगर बम्पर प्रॉफिट हुआ तो 20% नहीं मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो उसका प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉसेस. बट मार्केट में ना रियलिटी में खाली वैसे नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जीपी का भी रेपुटेशन है. आज रेपुटेशन पे आपके फंड में लोग पैसा डालते हैं. व्हाट इज योर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड? सो अगर पास्ट में यू पीपल हैव बीन स्क्रूइंग अप इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ऑल, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू रेज मनी फर्दर इन फ्यूचर. सो देर इज अ लॉट ऑफ, वो प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. यू कैन जस्ट डू दैट. बट येस, एक तरीके से अगर देखोगे तो जनरल पार्टनर के पास में ऑप्शन लाइक वो हो गया कि बढ़ेगा तो मेरा फायदा, गिरेगा तो मेरे को कोई मतलब नहीं है. So that might incentivize in a little more risk taking for the general partner. So management fee is going to be on the AUM वाला part, जो आपका asset under management है या जो आपका investment amount है. लेकिन this is going to be under
क्या बोलते हैं, इंसेंटिव फी इज गोइंग टू बी ऑन द प्रॉफिटेबल वाला पार्ट. अब नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा और इन दी एयूएम वाला स्पेस. अब एयूएम नॉर्मली क्या होगा ना, ये हेज फंड के केस में होता है. Now we have already understood how a hedge fund, what is a hedge fund and what is private equity fund and all. क्योंकि hedge fund में it's still using public equity and all का के ऊपर में अलग अलग टाइप का strategy to earn money. ऐसा नहीं है कि आज hedge fund में पैसा डालेंगे 3 years बाद में वो startup बड़ा होगा and उसके बाद में we will be able to make money. Please remember private equity funds का time horizon is way longer as compared to hedge funds का. क्योंकि hedge fund को maybe they need 3 months, 6 months, 8 months for a strategy to play out. लेकिन प्राइवेट एक्विटी में तो बहुत लंबा समय लगेगा, इवन लेवरेज बाय आउट. आई होप यू आर ऑल क्लियर विद प्राइवेट एक्विटी, हेज फंड्स एंड ऑल व्हाट दे डू. क्योंकि लेवरेज बाय आउट में भी आप कंपनी को बहुत लोन लेकर के कंपनी बाय आउट कर रहे हो, फिर उसको एफिशिएंट बना रहे हो, रिवैम कर रहे हो, कैश फ्लोज बेटर कर रहे हो, डेट को पे ऑफ कर रहे हो, एंड देन वंस द कंपनी इज बीइंग एबल टू जनरेट गुड कैश फ्लोज एंड एवरीथिंग, डेट पे ऑफ भी हो गया, तब आप उसको वापस से रीलिस्ट वगैरह करवाते हो. सो दीज ऑल आर गोइंग टू बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट देयर. बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस? सो हेज फंड्स के केस में वी लुक एट एयूएम और नेट एसेट वैल्यू, कि आपका कितना अमाउंट, वही इन्वेस्टमेंट टाइप का वैल्यू हो गया कि नेट में आपका फंड वैल्यू क्या है, फंड का इन्वेस्टमेंट का एसेट वैल्यू क्या है. सो उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग दिस मैनेजमेंट फी ना हेज फंड का केस. लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग बेस्ड ऑन कमिटेड कैपिटल. किसके केस में? प्राइवेट इक्विटी के केस में. तो वही मैनेजमेंट फी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट एयूएम, इट इज गोइंग टू बी मोर अबाउट द कैपिटल कमिटेड वाला पार्ट. कैपिटल कमिटमेंट वाला पार्ट भी देखो, हम लोग को ये बेसिक टर्म्स आता है, जहां पर से फॉर एग्जांपल यू हैव टोल्ड दैट यू आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग इनटू अ पी फंड. यहां पीरियड में आपका कैपिटल कॉल्स होता है, कैपिटल ड्रॉडाउन होता है बेसिकली. मतलब जीपी जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दे आर गोइंग टू बी ड्रॉइंग डाउन द कैपिटल, राइट. सो दे विल डू कैपिटल कॉल्स टू यू, दे विल डू कैपिटल ड्रॉ डाउन, एक ही चीज हो गया एक तरीके से. सो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, सो यू हैव कमिटेड अ कैपिटल ऑफ लेट्स से 1 करोड़ रुपीज सपोज, उसमें आपका कैपिटल कॉल किया अभी 20 लाख रुपीज, फिर वापस से 30 लाख रुपीज एक साल बाद किया. एज एंड व्हेन दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज अगेन देयर इज अ डिप्लॉयमेंट फेज, जिसमें वो लोग अलग अलग सिक्योरिटीज को, कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे, राइट. ऐसा तो नहीं है कि आज आपने फंड रेज किया एक्स 100 करोड़ रुपीज का और एक्स मिलियन डॉलर्स का, एंड टुमारो यू आर एबल टू फाइंड ऑल द स्टार्टअप्स, डे आफ्टर टुमारो यू इन्वेस्टेड इन ऑल द स्टार्टअप्स. ऐसा तो नहीं होगा. आपको टाइम लगेगा, मे बी 2 years, 3 years, 4 years फॉर द डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट. एंड वही पैसा मैं आज का आज लेकर के बैंक में रख लूंगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोना मेक सेंस. सो दैट इज वाई इन्वेस्टर्स के लिए वो कमिटेड कैपिटल होता है. यहाँ पे आपका कैपिटल कमिटमेंट हो रहा है, आप कैपिटल कमिट कर रहे हो, आप दे नहीं रहे हो, आप कमिट कर रहे हो कि आई एम कमिटिंग टू दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. एज इन जब आप सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई करोगे जीपी, वो वैसे वैसे करके कैपिटल कॉल्स करेगा, and it will draw down the capital and invest in the securities as it is identifying. And ये deployment phase में you'll end up investing in it, and then you will start taking out money as in liquidating investments and generating your profits and all that. हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक फेज में कि शायद आपने कोई यहाँ का इन्वेस्टमेंट यहाँ लिक्विडेट हुआ और दूसरा इन्वेस्टमेंट में आपने इन्वेस्ट कर दिया. सो होता है बीच के फेज में, जहां पर मे बी एकदम अर्लीस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड गिविंग यू मनी एंड उसी को यूज करके आप कैपिटल कॉल में डाल दिए, तो वो भी हो सकता है. ऑल दीज थिंग्स हैपन. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन हाउ इट इज फंक्शनिंग? नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो पी फंड होगा, वो जो 2% मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर रहा है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग 2/20. हाँ, थ्रू आउट यू कैन हैव अ डिफरेंट फी स्ट्रक्चर, बट नॉर्मली 220 इज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड नॉर्म. ठीक है. फंड ऑफ फंड के लिए 110 होता है, हेज फंड में पड़ता है जो, राइट. सो कमिटेड कैपिटल. नाउ योर क्वेश्चन शुड बी कि मेरा कमिटमेंट जो भी है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट तो कम है. यू हैव कमिटेड टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल. लेट्स से सारे इन्वेस्टर्स मिलकर के 500 करोड़ का एयूएम कमिट किए हैं, कैपिटल कमिट भी है, लेकिन अभी 50 करोड़ ड्रॉ डाउन हुआ है, फिर नेक्स्ट कॉल में 75 करोड़ ड्रॉ डाउन हुआ, फिर 120 करोड़ ड्रॉ डाउन हुआ. तो आप जीपी कितना एसेट इन्वेस्ट कर रहा है इस टाइम फ्रेम में? जो पूरा कमिटेड कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रहा है, कि जैसे जैसे जो टोटल कैपिटल कॉल्ड है वो इन्वेस्ट कर रहा है? जो कॉल्ड है वो इन्वेस्ट कर रहा है. कमिटेड तो आपका पूरा अमाउंट ऑफ कमिटमेंट है, जो आप इन द नेक्स्ट 3 years, 4 years, वट एवर कॉल करोगे, 3 years में कॉल करोगे. तो जीपी मैनेज कितना कर रहा है? पूरा 500 करोड़, या धीरे धीरे करके अभी 50 करोड़ कर रहा है, फिर 100 कर रहा है, फिर 130 हो गया, 150 हो गया, जैसे जैसे कॉल कर रहा है.
धीरे धीरे हो रहा है. सो जीपी को क्या चीज के ऊपर में मिलना चाहिए? मैनेजमेंट फी 22%, द वन ही इज एक्चुअली इन्वेस्टेड, और द वन ही इज द वन जिसका पूरा का पूरा कमिटमेंट लिया हुआ है आपका, एक्चुअली इन्वेस्टेड. लेकिन ऐसा नहीं होता है. ध्यान दो मैंने क्या लिखा है. आई हैव रिटन कमिटेड कैपिटल, नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल. Now, why do you think that is the case? Because अगर इन्वेस्टेड कैपिटल हुआ तो जनरल पार्टनर को आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि तुम जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, क्योंकि तुमको ही 2% कमीशन नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट फी नहीं मिल रहा है, फालतू कंपनी है तो भी डालो. यू आर इंसेंटिवाइजिंग. सी आइडियली जीपी सपोज टू बी वेरी पेशेंट. यू आर सपोज टू बी फाइंडिंग आउट जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं उसमें पैसा डालूंगा, एंड नॉट जस्ट दी अपॉर्चुनिटी. मेरे को 2% नहीं मिल रहा है तो मेरे को तो जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज आई एम लूजिंग आउट 2% ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. 500 crore का 2% इज गोइंग टू बी व्हाट, 10 crore रुपीज हो जाएगा. नहीं, हाँ, 10 crore रुपीज हो जाएगा. सोचो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, क्योंकि आपका एयूएम का साइज बहुत हाई हो जाता है ना इसमें. मेरा तो इंसेंटिव होगा कि मैं जल्दी फंड डिप्लॉय करूं. लेकिन एलपी के लिए डू यू थिंक दैट इज द राइट थिंग टू डू? नो. द राइट थिंग टू डू इज टू फाइंड आउट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देन इन्वेस्ट इन इट, एंड नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू फील लाइक. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? सो इस केस में कमिटेड कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होगा, नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल. वी डू नॉट, सिंस वी डू नॉट वांट टू इंसेंटिवाइज hasty investments by GP. We don't want the GP to be hastily investing into not so great opportunities in the market. Bolo, are you following this? Are you understanding this? I think I don't have space here. एक just something. So यहाँ पर suppose आपने capital commit किया था, correct? यहाँ पे आपका ये capital drawdown phase चल रहा है, correct? आपका management fee calculated on this, correct? Now, say for example, this is let's say $200 million. तो यहां पर आपका कैपिटल कॉल हुआ 50, देन 20, देन 70. सो यहां पर टोटल कैपिटल कॉल कितना है? कॉल्ड, इन्वेस्टेड, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आपने कैपिटल कॉल किया तो इन्वेस्टमेंट के लिए किया है. सो दिस इज 50, 60, 70, अच्छा 140 हो रहा है. $140 million, अभी भी 60 बाकी है. नाउ यहां पर योर मैनेजमेंट फी इज कैलकुलेटेड ऑन 140. हाँ, ऑन 200 मिलियन. बार बार तो यही बोल रहा हूं, कमिटेड कैपिटल पे होगा, नॉट ऑन 140. 60 मिलियन जो है ना, दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल. इसको ड्राई पाउडर बोलते हैं. अब मेरे को ये इसका अलग अलग तुम लोग का मीनिंग वगैरह नहीं पता है, तुम लोग ड्राई पाउडर किसको क्या बोलता है. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस कॉल्ड ड्राई पाउडर. I have no clue what terminology you people use. Dry powder is basically that is available for you. Wait, iska I had read something very interesting. I'll just check and I'll tell you right now. I'm just forgetting this. There's a reason why we call it a dry powder. So ये uncalled capital है आपका, क्योंकि ये वाला amount अभी भी committed किया हुआ है, commit किया हुआ है LP का, and वो capital call करके you can make further investments. So that is your dry powder. यहाँ लो एक बार ये वाला. Alright, so I have a couple of questions here. Dry powder I just checked. So basically वो military में use होता था dry powder. Gun powder को dry रखते थे so that it is ready and effective. So dry powder basically ready and effective for combat whenever there is an opportunity or there you need to strike or something. तो आप ready करके रखे. तो ये dry powder is also kind of whenever there is an opportunity that is available for investment, तुरंत आप अपना जो capital drawn नहीं है लेकिन committed है and out of which you've not yet drawn, you can immediately draw down on that capital and you can invest and take advantage of that strategy available, of that opportunity investment available. इसलिए उसको dry powder term कर रहा है. Every single term as I told you कि make sure that you know all the terms. कैलकुलेशन कैसे होगा एग्जैक्टली वो बाद में देखेंगे, ठीक है. आई टोल्ड यू वो सम्स में देखेंगे. बट व्हाट इज ड्राई पाउडर, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई डू वी कॉल इट दैट वे, वो सारा टर्म्स के लिए यू नीड टू नो. कमिटेड कैपिटल पे क्यों कैलकुलेट करते, मैनेजमेंट फी समझ में आया. मैनेजमेंट फी इज रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, वो समझ में आया. इसमें दो क्वेश्चन है मेरे पास. सो वन इज आस्किंग कि हेज फंड में फिर आप क्यों इंसेंटिवाइज कर रहे हो हेस्टी इन्वेस्टमेंट. प्लीज अंडरस्टैंड, हेज फंड का स्ट्रैटेजीज अलग है.
इट इज नॉट दैट कि हेज फंड में तो जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मिस प्राइसिंग का या गैप का या कुछ, आप वो इन्वेस्ट करोगे. इट इज नॉट कि 2-3 साल मेरे को स्काउट करना है फॉर अपॉर्चुनिटी एंड देन आई विल इन्वेस्ट. एंड हेज फंड में भी ये लोग एक बता देते कि इतना यूएम का हेज फंड है मेरा, दिस इज द अमाउंट आई एम रेजिंग. बिकॉज मार्केट में यू के नॉट, मतलब आज आप बोलोगे कि मैं छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा 500 करोड़ के नीचे एंड आई विल डिप्लॉय 50,000 करोड़ फॉर दैट, नहीं वर्क करेगा. उतना कंपनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. जितना गैप्स एंड लूप्स, मतलब जितने गैप्स होंगे मार्केट में, आप उतना ही तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर दैट स्ट्रैटेजी, राइट. तो हर स्ट्रैटेजी, हाँ, आप यू कैन डू अनाप शनाप इन्वेस्टमेंट इन अ ग्लोबल मैक्रो स्ट्रैटेजी वे यू आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज का बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, करेंसी एंड ऑल. वहां पे यू कैन डिप्लॉय क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. That is also part of hedge fund. So hedge fund में ऐसा नहीं है कि within 3 years you have to spot opportunity and you have to find out the right set of investments. वैसा नहीं होता. So it is not that you are not incentivizing or incentivizing hasty investment. यहाँ वो applicable ही नहीं है क्योंकि hedge fund का और इनका strategy अलग है. Second question I got is LP का fee structure क्या है? Please understand fee structure GP का होगा. ये total investment जो है, इस total investment पे return generate होगा. वो return में से आप management fee दोगे GP को. जीपी को उसका इंसेंटिव फी वगैरह भी मिलेगा. जो बचेगा वो पूरा का पूरा पार्ट ही तो एलपी को जा रहा है. सो आइडियली एलपी का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जीपी का मैं कितना कम से कम रिटर्न दूं उसको, एंड अच्छा मतलब एज ए मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी, हाउ डू आई स्ट्रक्चर द फी. सो दैट इज व्हाई देयर वी हैव टू स्टडी सो मेनी टर्म्स. तो देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट. ये प्रिंसिपल एजेंट और भी जगह पे हम लोग पढ़ते हैं. सो प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब इन अ वे जीपी एलपी के बिहाफ में इन्वेस्ट कर रहा है. आई एम द लिमिटेड पार्टनर, मेरा पैसा है लेकिन इन्वेस्ट तो जीपी कर रहा है. सो हम लोग को अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट करना है कि जीपी आज अच्छा से अच्छा इन्वेस्टमेंट करे. दैट इज वाई दे आर ऑल्सो गेटिंग एन इन्वेस्ट इंसेंटिव फी 20%, सो दैट दे ऑल्सो वांट टू जनरेट एज मच प्रॉफिट. खाली मैनेजमेंट फी होगा तो जीपी को लगेगा कि छोड़ो ना यार, क्यों माथा लगाएं, मेरे को तो एनीवेज 2% मिल रहा है. सो द इंसेंटिव फी इज टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ जीपी एंड एलपी. उसमें ये भी क्लॉजेस होते कई बार कि जीपी ऑल्सो हैज टू कंट्रीब्यूट मिनिमम इतना कैपिटल कि तुम्हारा भी पैसा लगना चाहिए इन्वेस्टमेंट में पूरा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर दी अलाइनमेंट कि जीपी जो कर रहा है डिसीजंस अल्टीमेटली एलपी के भी फायदे के लिए ही हो. एंड लेकिन जीपी वुड ऑल्सो ट्राई टू निचोड़ो एज मच एज फीस पॉसिबल, एंड एलपी भी ट्राई करेगा कि यार मेरे को कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल जाए. तो वो चीजों के लिए ही इतने सारे क्लॉजेस एंड टर्म्स वी आर डिस्कसिंग कि ऐसा इंसेंटिवाइजेशन नहीं हो कि उल्टा पुल्टा कंपनी में हड़बड़ी में इन्वेस्टमेंट हो जाए. दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटिंग द मैनेजमेंट फी ऑन कमिटेड कैपिटल एंड नॉट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. जो अनइन्वेस्टेड पोर्शन है उसको वी आर कॉलिंग इट एज अ ड्राई पाउडर. बोलो, इज दिस ओके टिल हियर? इज दिस एब्सोल्युटली फाइन टिल हियर? टेक दिस ऑल्सो इफ यू वांट टू. ऑलराइट, देयर इज अनदर क्वेश्चन कि एलपी इक्विटी जैसा है क्या? टेक्निकली ना जीपी भी इक्विटी जैसा है. अब तुम म्यूचुअल फंड में भी अगर कोई फंड मैनेजर है, यू कांट से कि वो डेट वाला है या मतलब वैसे नहीं है. इट्स अ फंड मैनेजर, यू कांट पुट इट इन अ डेट इक्विटी फॉर्मेट. एलपी जीपी दोनों ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. जीपी बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग इट लाइक अ बिजनेस. यू वुड रादर कॉल इट दैट वे कि एलपी एक तरीके से तुम समझो कि जीपी एक बिजनेस रन कर रहा है और एलपी एक साइलेंट पार्टनर है, कैपिटल कमिटिंग पार्टनर है. तुम वैसे ट्रीट करो. डोंट लुक एट इट डेट इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. जीपी धंधा कर रहा है, तुम खाली पैसा लगा रहे हो, तुम साइलेंट पार्टनर है, तुम वर्किंग पार्टनर नहीं है. इस तरीके से सोचोगे तो बेटर होगा. एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन आई गॉट. हाँ, सो इसमें कोई सम वगैरह नहीं किया हुआ है. सो कमिटमेंट वाज टोटल $200 million एंड अप टू दिस मच टाइम आपको जीपी को अपॉर्चुनिटी मिला मार्केट में एंड दे हैव इन्वेस्टेड $140 million ऑलरेडी. सो 140 इन्वेस्ट किए हो, 200 का कमिटमेंट था, मतलब अभी भी 60 ड्रॉ डाउन कर सकते हो, राइट? वो 60 मिलियन को भी कॉल इट ड्राई पाउडर, द अनड्रॉन पार्ट. बोलो तन्वी, इज इट ओके? द अनड्रॉन पार्ट को हम लोग ड्राई पाउडर बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला आपको जब भी स्ट्रेटेजिकली कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यू कैन डिप्लॉय दिस अमाउंट. अब इसमें क्या होगा, आई एम जस्ट गिविंग, यू डोंट राइट दिस पार्ट डाउन बिकॉज वो सम्स में कराऊंगा प्रॉपर्ली. तो इसमें क्या होता है कई बार कि अच्छा मैनेजमेंट फी है, सपोज तुम्हारा 100 का इन्वेस्टमेंट हुआ, सपोज कमिटेड कैपिटल वगैरह भूल जाओ, कमिटेड भी यही है, इन्वेस्टेड भी यही है, पूरा इन्वेस्ट हो गया. अभी 100 का इन्वेस्टमेंट हैज बिकम 120. अब तुम्हारा 2% मैनेजमेंट फी है. तुम इस पे कैलकुलेट करेगा कि इस पे बिगिनिंग वैल्यू पे करेगा कि एंडिंग वैल्यू पे? अगेन वी जनरली विल टेक एन assumption which I'll tell you don't write right now because वो सम्स के साथ करने का मन है, because then I'll put it together. कई बार हम लोग 100 पे भी हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन स्टेट कर रहे हैं कि बिगिनिंग एयूएम पे मैनेजमेंट फीस कैलकुलेटेड.
और अगर एंडिंग पे होगा तो 120 पे होगा. सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एंड कुछ कुछ अजम्पशंस व्हिच विल डू इन द सम्स वाला पार्ट. सेकंड, जो इंसेंटिव फी अगर है अपना, वो 120 पे मिलेगा कि सॉरी मतलब 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 100 अगर 120 बना है तो 20 का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 का 20% मिलेगा कि 20 माइनस 2.4 मैनेजमेंट फी माइनस करने के बाद में जो बचा, दैट इज कितना, 17.6, इसका 20% मिलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर यू गेट 20% ऑफ 20 or whether you're going to get 20% of 17.6 net of management fee or gross of management fee. सो नॉर्मली नेट ऑफ मैनेजमेंट फी, क्योंकि वो तो रिटर्न हुआ ही नहीं ना, 2.4 तो मैनेजमेंट फी ले गया, वो तो रिटर्न ही नहीं है, वो तो खर्चा हो गया एक तरीके का, फिक्स्ड खर्चा टाइप्स. नाउ अगेन इट कुड बी पॉसिबल कि क्वेश्चन बोल देगा नहीं ग्रॉस ऑफ फीस, लेकिन अगर कुछ नहीं मेंशन है, वी ऑलवेज अज्यूम नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस. So these assumptions I'll separately make you write. Don't worry on it. ठीक है. So what I'm trying to tell you is कि management fee, incentive fee, right now we are trying to understand the concepts. इसका sums थोड़ा difficult हो सकता है, tricky हो सकता है, and it is very important to do it in a proper way and understand all the assumptions and all the small calculations that we do. Beginning of fees की ending होगा, नेट ऑफ फीस होगा कि ग्रॉस ऑफ फीस होगा, मतलब मैनेजमेंट फी माइनस करने के बाद वाला पार्ट पे होगा कि पहले वाला पार्ट पे होगा. तो कैलकुलेशंस रहेंगे विच वी विल डिस्कस. राइट नाउ कॉन्सेप्चुअली आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, 100 का 90 भी हो सकता है, करेक्ट. तो आपको 2% तो मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा. ठीक है, विल यूज मोर ऑफ दिस एग्जाम्पल. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर टर्म वी नीड टू अंडरस्टैंड कॉल्ड द हर्डल रेट. ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. हर्डल रेट ही बोलते हैं, कुछ कुछ जगह पे प्रेफर्ड रिटर्न बोला है, बट इट्स वी यूज हर्डल रेट. You have something called the soft hurdle and the hard hurdle. Now let's understand what do you mean by hurdle rate. All these terms are very important. एक एक term एकदम properly आना चाहिए. Now I'll continue with the example. अपना 100 का investment had become 120. Let's say मैं 2.4 management fee minus किया तो मेरा 17.6 का profit आ रहा है जिसपे incentive निकालने का है. Now the question over here is, or let's ignore so much of this. मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा. 100 बिकेम 120, मैनेजमेंट फी वगैरह एक बार छोड़ दो. अब ये जो 20% का रिटर्न है ना, 20% का रिटर्न अर्न किया 100 पर. नाउ व्हाट इफ आई से, छोड़ो, सॉरी, सपोज यहां तो 100 का 120 हुआ. जस्ट बी विथ मी. हाँ, सम्स पे एकदम ध्यान मत देना, जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. अगर मैं बोलता हूं 100 का 105 हुआ, ये तो 100 का 120 हो रहा है, तो यूर अर्निंग 20%. व्हाट इफ 100 का खाली 105 हुआ, यू अर्निंग 5% रिटर्न. अभी जीपी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा इसका 20% दो, तुम उसको गाली देगा. या रिस्क फ्री रिटर्न ऑल्सो यू नॉट अर्न, व्हाई द हेल एम आई गोइंग टू पे यू सो मच इंसेंटिव फी. सो एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन हैव अ प्रेफर्ड रिटर्न, हर्डल रिटर्न, कि यार इतना तो कम से कम तुम अर्न करो, उसके बाद में यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंसेंटिव. हाउ डे यू टॉक अबाउट इंसेंटिव बिफोर एन 8% और 12% की निफ्टी भी मेरे को 12% दे देगा. आई विल नॉट गिव यू रिटर्न बिलो 12, एनीथिंग बिलो 12%. तुमको दूंगा ही नहीं मैं कुछ. तुम पहले 12% अर्न करो, उसके बाद बात करना. आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? सो एक बेयर मिनिमम कुछ लेवल ऑफ रिटर्न तो अर्न हो कम से कम. दैट इज व्हाट इज अ हर्डल रेट, कि ये हर्डल पास करोगे, ओनली देन इंसेंटिव फी इज एप्लीकेबल. वंस यू क्रॉस दिस हर्डल, यू मतलब जीपी, only then you are entitled to क्या बोलते हैं, इंसेंटिव फी, कैरिड रिटर्न, वट. तुम पहले हर्डल क्रॉस करो, उसके पहले डोंट इवन डेयर टू टॉक अबाउट इंसेंटिव फी, बिकॉज देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न दैट यू शुड बी अर्निंग. तुम इतना रिस्क ले रहे हो, कम से कम इतना लेवल ऑफ रिटर्न तो अर्न करोगे. दैट इज हर्डल रेट. अभी हर्डल में सॉफ्ट एंड हार्ड का मतलब क्या? नाउ से फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि मेरा हर्डल रेट इज इक्वल टू 8%. सपोज दिस इज माई हर्डल रेट. अभी मैनेजमेंट फी नहीं लेके आओगे बीच में, ठीक है.
जस्ट फोकस हियर. सो अगर मेरा 8% हर्डल है एंड आपका रिटर्न, नाउ लेट्स से वी विल टॉक अबाउट टू केसेस, टू ऑप्शंस. अगर 100 बिकम्स 105, इंसेंटिव फी क्या है? जीरो. डोंट डेयर टॉक अबाउट इट. यू नॉट इवन बीन एबल टू क्रॉस द हर्डल रेट. लेकिन अगर योर 100 हैज बिकम 120, तो आपका तो 20% रिटर्न आ गया ना. मैं इसको 200, there's a reason. 200 becomes 210, तो 5% रिटर्न है. 200 became 240, तो यहां पर 20% रिटर्न है. तो अब आप बोलोगे नहीं, इंसेंटिव फी मिलना चाहिए. दिस इज ग्रेटर देन 8% हर्डल. यू विल से इंसेंटिव फी मिलना चाहिए. अब इंसेंटिव फी कितना मिलेगा इज द क्वेश्चन. आपका कितना कमाई हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 40 का, राइट? तो डू आई पे इंसेंटिव ऑन 40 और डू आई पे इंसेंटिव ऑन 40 माइनस 8% ऑफ 40? मतलब कितना हुआ? 40 माइनस 8% ऑफ 40, तो ऐसे ही होना चाहिए हर्डल. 8% ऑफ 40 विल बी 3.2. 3.2 नहीं, सॉरी, 8% ऑफ 200. 40 तो पूरा प्रॉफिट है, माइनस 8% ऑफ 200 तो तुम्हारा हर्डल था, विच इज इक्वल टू 16. तो 16 के ऊपर का जो रिटर्न है, 8% के ऊपर, 8% तो मेरे को ऐसे भी रिस्क फ्री मिल रहा था, कुछ शेयर नहीं देगा उसका. 16 के बियॉन्ड जो 40 है, 24, वो 24 के ऊपर में तुमको 20% का शेयर मिलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 4.8. सो इंसेंटिव 8 मिलेगा कि 4.8? मतलब 8% का रिटर्न के ऊपर जाओगे तो यू विल गेट इंसेंटिव. लेकिन इंसेंटिव कितना? पूरा प्रॉफिट का इंसेंटिव फी मिलेगा या 8% के ऊपर जो कमाई किए हो उसका इंसेंटिव फी मिलेगा? दैट इज द क्वेश्चन. वन पूरा पे मिलेगा तो वी विल कॉल इट अ सॉफ्ट हर्डल, और खाली ऊपर वाला पार्ट पे मिलेगा, एक्सेस वाला पार्ट पे मिलेगा तो वी विल कॉल इट अ हार्ड हर्डल. तो हर्डल मतलब क्या हुआ कि ओनली इफ यू गो बियॉन्ड द 8% देन यू विल गेट इंसेंटिव. वो हर्डल रेट हो गया. कितना इंसेंटिव? इंसेंटिव ऑन होल, इंसेंटिव फी ऑन फुल प्रॉफिट और इंसेंटिव ऑन प्रॉफिट अबव हर्डल. ऑन प्रॉफिट कैसे हो रहा है? 200 का इन्वेस्टमेंट था तुम्हारा, 200 का अगर 8% करते हो तो दिस इज 16. तुम्हारा टोटल प्रॉफिट इज 40. 8% ऑफ दिस इज द हर्डल पार्ट. ये एक्सेस है, करेक्ट? हार्ड हर्डल, इस पे प्रॉफिट मिलेगा और इस पे 20% मिलेगा सॉफ्ट हर्डल में. और हार्ड हर्डल में मिलेगा इस पे 20%, 24 पे. समझ में आ रहा है डिफरेंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मैनेजमेंट ट्रीट करने के बाद कैसे क्या, वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन वी विल सी इन अ बिट. बट डू यू अंडरस्टैंड हर्डल रेट? कि हर्डल रेट वो पड़ाव है कि इसके बियॉन्ड क्रॉस होगा ओनली देन यू आर एंटाइटल्ड टू इंसेंटिव फी. हाउ मच इंसेंटिव फी? ऑन द होल थिंग और ओनली ऑन द एक्सेस पार्ट. दैट इज वेदर इट इज अ सॉफ्ट हर्डल, हार्ड हर्डल. एंड नाम से याद करने का ट्राई करो. हार्ड मतलब क्या? इट इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रिक्टर, सो ओनली ऑन द एक्सेस आई विल गिव यू. ये जीपी के अच्छा, हर्डल रेट इज मोर फायदा फॉर जीपी और एलपी. एलपी हर्डल रेट की इसके बियॉन्ड नहीं देंगे रिटर्न, इतना तो कम से कम कमा के दिखाओ. हार्ड हर्डल इज बेटर फॉर एलपी और सॉफ्ट हर्डल इज बेटर फॉर एलपी. हार्ड हर्डल इज बेटर फॉर एलपी क्योंकि एलपी को ज्यादा, मतलब इंसेंटिव जीपी को कम देंगे तो एलपी के लिए ज्यादा पैसा बचेगा ना. एंड एलपी भी बोल सकते हैं ना यार, फर्स्ट गिव मी दी 8% रिस्क फ्री जितना है या जो भी मेरा मार्केट जितना एवरेज रिटर्न बनता है, उसके बियॉन्ड अपने प्रॉफिट शेयर मारेंगे, अभी कुछ नहीं दूंगा. Are you understanding the logic of hurdle rate? Hurdle rate, preferred rate, whatever you want to call it. Take this example down. All right. So hurdle rate, देखो, soft और hard का meaning क्या हुआ? Somebody's got a doubt with soft hurdle. Hurdle rate is to define कि ये benchmark, ये level cross करोगे तो incentive fee मिलेगा. तो incentive fee मिलेगा कि नहीं is being answered by hurdle rate. Soft and hard बता रहे calculation किस पे होगा? पूरा प्रॉफिट पे होगा सॉफ्ट हर्डल रेट,
excess profit पे होगा hard hurdle rate. So what is the amount of incentive that you will get, whether it will be calculated on the full profit, we are going soft hurdle, or only on the excess part beyond the hurdle rate, that is hard hurdle rate. मिलेगा कि नहीं hurdle rate, कितना मिलेगा, किस profit पे calculate होगा, soft या hard is dictating. बोलो, getting it clear? Alright. I think I was telling this something over here. So normally when we are seeing, just मैं बाद में कराऊंगा वापस, मैं बार बार परफॉर्मेंस नहीं, इंसेंटिव ही लिखूंगा. इंसेंटिव फी जनरली एंड ऑफ ईयर वैल्यू पे, क्योंकि इंसेंटिव फी के लिए तो मेरे को तो बिगिनिंग और एंडिंग वैल्यू चाहिए. मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पे कैसे कर सकता हूं इंसेंटिव फी? तो ऑब्वियस सा बात है, इंसेंटिव फीस पेड ऑन द प्रॉफिट वाला पार्ट. तो प्रॉफिट के लिए तो मेरे को एक बिगिनिंग वैल्यू ऑफ द फंड एंड एंडिंग वैल्यू ऑफ द फंड चाहिए, राइट? तो एंड ऑफ द ईयर ही आएगा. सो पहला चीज एंड ऑफ द ईयर. सेकंड, नेट ऑफ फीस, क्योंकि फीस तो खर्चा हो गया, वो तो आप खाली अकेले जीपी को दे रहे हो, पूरा कंपनी को नहीं मिल रहा है. वो माइनस करने के बाद, सो वॉट एवर इज योर प्रॉफिट माइनस मैनेजमेंट फी, ये जो नेट अमाउंट हुआ इसके ऊपर इंसेंटिव कैलकुलेट होना चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसमें ना यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग. अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट फी, जनरल पार्टनर्स में ऑल्सो चार्ज समथिंग कॉल्ड अ कंसल्टिंग मॉनिटरिंग फीस ऑल्सो. अब ये ना जनरली पी फंड के साइड में आएगा, बिकॉज हेज फंड में तुम एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट अ ट्रेड एंड यू आर ट्राइंग टू मेक मनी फ्रॉम द प्राइस इंक्रीज डिक्रीज एंड ऑल. बट पी फंड में क्या होता है, तुम कई बार बोर्ड पोजीशन लोगे, तुम गाइड करोगे कंपनी को, तुम उसको बोलोगे कैसे ग्रो करना है, तुम उसको पूरा हैंड होल्ड करते हो बहुत बार. सो उसमें द जीपी विल बी लाइक, आई एम गिविंग सो मच टाइम, मैं तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग टाइप का काम कर रहा हूं यहाँ पर. मैनेजमेंट कंसल्टिंग समझ रहे हो, जो बीसीजी वगैरह जो कंपनीज करते हैं कि ऐसे ग्रो करना है, ऐसे स्ट्रैटेजी करना है, तो बिजनेस चलाने में हेल्प कर रहे हो आप. खाली फिनेंस, मतलब वो वाला एंगल से फिनेंस का काम नहीं है कि खरीदो बेचो वैल्यूएशन देखो टाइप्स. It's about running the business, running the show type contribution also. So from the portfolio companies, the GPs might actually at times charge consulting or monitoring fee. So वो सब भी माइनस, या फिर आप कई बार होता है कि फंड से ले लोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो कंपनी ग्रो करेगा तो पोर्टफोलियो वैल्यूज ग्रो करेंगे तो सबका ही फायदा होगा. बट जीपी इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एट टाइम्स इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग मॉनिटरिंग फी एंड ऑल. सो एट टाइम्स दे चार्ज कंसल्टिंग मॉनिटरिंग फी ऑल्सो. वट एवर फीस वगैरह होगा वो तो जीपी ले लिया ना, वो तो खर्चा ही हो गया एक तरीके से फंड का. उसके बाद में जो बचाएगा दैट इज द प्रॉफिट, राइट? वो प्रॉफिट के ऊपर इंसेंटिव फी कैलकुलेट होगा. बेसिकली इस प्रॉफिट का हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो जीपी ले लिया मैनेज करने का, ये रिटर्न बचा, ये रिटर्न के ऊपर में हम लोग 80-20 में बांटेंगे. टेक्निकली जीपी को दो बार पैसा मिल रहा है टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल. वन इज फ्रॉम द मैनेजमेंट फी एंगल एंड वन इज फ्रॉम द इंसेंटिव. बट क्योंकि ये स्पेशलाइज स्पेस है एंड इन टर्म्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल, दैट इज व्हाई दिस इज नीडेड. ऑल्दो आज के दिन में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग, मतलब यू नो कि इंसेंटिव फी वाला पार्ट रिड्यूस होना चाहिए. सो अब मार्केट में अगर वैसा आता है स्पेस वे देर आर मोर पीपल हु आर एक्टिंग एज जीपी एंड दे आर विलिंग कि मेरे को फंड दो, मैं कम इंसेंटिव फी में बेटर रिटर्न दूंगा, मे बी द मार्केट गेट्स, मतलब ने शायद ये फीस वगैरह स्ट्रक्चर कम हो जाए मूविंग फॉरवर्ड. इट्स पॉसिबल. बोलो, क्लियर? या चालू करने क्या तुमको? कर लो, चालू कर लो, मैं डालूंगा. ठीक है, आई वुड लव टू वर्क विथ माई स्टूडेंट्स. एनीवेज दिस पार्ट इज ओके. अच्छा, नेक्स्ट देयर इज अनदर समथिंग कॉल्ड, I'll come to this term later. नहीं, ठीक है, पहले करा. There's something called a catch-up clause. Now, what do you mean by catch-up clause? इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है. तो अपने क्या एग्जांपल लिए थे कि 200 became 240 and this was a 20% return. Now, say for example, in a catch-up clause, what we want to say is, यहाँ पे हम लोग 200 एसेट वैल्यू पे हैं.
अभी कैचअप क्लॉज में लेट्स से आई नीड अ हर्डल रेट हियर एज वेल. So hurdle rate is equal to let's say 8%. Same. And 220 तो अपने सोच के रखे. So catch-up clause क्या बोलेगा ना कि पहला 8% जो hurdle rate है वो तो LP को जाना चाहिए हिसाब से. So first 8% return कब तक हुआ? 8% of this is 216. जब तक हो जाएगा, जब तक आपका एसेट वैल्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 200 टू 216, मैनेजमेंट फी आई एम इग्नोरिंग राइट नाउ, तो तब तक का ये जो पूरा अमाउंट है, दिस एंटायर अमाउंट गोज टू एलपी. ठीक है, फुल अमाउंट एलपी को जाएगा. अब से फॉर एग्जाम्पल योर रिटर्न इज 9%. 9% मतलब 200 का 9% मतलब तुम 218 पे है. 10% मतलब कितना हुआ एक बार बताना? 220. मतलब अगर तुम्हारा फंड का वैल्यू 216 है तो पूरा 16 गोज टू एलपी. सपोज 217 हुआ, 1 गोज टू जीपी. समझा रहा हूं मीनिंग, 2 मिनट रुको. 218 हुआ मतलब 2 गोज टू जीपी. 219 हुआ मतलब 3 गोज टू जीपी. जब तक 220 नहीं हो जाता ना, 4 गोज टू जीपी. मतलब समझो यहां पर फर्स्ट 8% गोज टू एलपी, द नेक्स्ट 2% गोज टू पूरा जीपी. अभी एलपी को कुछ नहीं मिल रहा है. पहले 8% तक जो इंक्रीज होगा वो पूरा जीपी को मिल रहा है, सॉरी एलपी को मिल रहा है. फर्स्ट 8% इज पूरा का पूरा गोइंग टू एलपी, क्योंकि हर्डल रेट है इतना तो तुम डिजर्व करते हो अपना इन्वेस्टमेंट पे. नाउ बिकॉज 100% ऑफ द रिटर्न हैज गॉन टू एलपी, जबकि अपने शेयर का क्या बात किए थे, 80-20 स्प्लिट होना चाहिए. 80% goes to the LPs and 20% is the incentive fee, GP. Now GPs are going to be catching up जब तक तुम्हारा प्रॉफिट 80-20 स्प्लिट नहीं हो जाता. अप टू 10% जब आप जाओगे तो देखो 80-20 स्प्लिट कंप्लीट हो गया. नाउ एनी अमाउंट हियर इज 80-20 स्प्लिट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब नाम से समझो कैचअप क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि हर्डल रेट जब तक नहीं आ जाता है कम से कम रिटर्न जितना, तब तक पूरा का पूरा पैसा हम लोग एलपी को दे देंगे. एलपी का अपना 8% आ गया, उसके बाद 8%. अब नाउ अब आप बोलोगे कि ये तो 80-20 इजी स्प्लिट हो रहा है आपका. व्हाट इफ द हर्डल रेट इज 5% और 6%? यू गिव मी एनी नंबर, आई विल डू इट. अगर से फॉर एग्जांपल अगर आपका दिस इज लेट्स से 6%, मतलब 6% अगर 80 है तो 20% कितना होगा? 6/80 इंटू 20 कितना होता बताओ? मतलब 7.5. करके देख लो. 7.5 का 20% 80% करो. 20% ऑफ 7.5 इज गोइंग टू बी 1 पॉइंट, नहीं गलत किया. 20, हाँ ठीक है. 7.5 का 20% इज 1.5 एंड 80% इज 6%. तो 6% तक का पूरा पैसा जाएगा एलपीज को और ये पूरा पैसा जाएगा जीपी को, और इसमें 80-20 स्प्लिट. इट डज नॉट हैव टू बी ओनली 8 and 2% और 8% हर्डल. कुछ भी हर्डल रेट हो सकता है आपका. हर्डल रेट तक जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू गो टू एलपी. हर्डल रेट के बियॉन्ड जब तक 80-20 वो उसका रिकवर नहीं हो जाता, जब तक जीपी कैचेस अप टू हिज प्रोपोर्शन ऑफ इंसेंटिव फी, तब तक जीपी को पैसा मिलेगा. उसके बाद आप 80-20 बांट लो, क्योंकि यहां तक 80-20 बट गया ना. कैचअप कैसे कर रहे हो? उसी हिसाब से कर रहे हो कि जीपी का भी अपना 20% इंसेंटिव फी आ गया पॉकेट में. उसी हिसाब से तो कैचअप कर रहे हो, उसी लेवल तक तो कैचअप कर रहे हो. द ऑब्जेक्टिव ना, व्हाई आर यू डूइंग दिस? तुम बोलेगा कि स्टार्टिंग से 80-20 कर दो, क्यों टाइम पास कर रहे हैं? आई वांट फर्स्ट द एलपी टू रिकवर हिज हर्डल रेट, देन आई वांट जीपी टू बी एबल टू कैच अप, देन यू पीपल स्प्लिट आपस में बराबर 80-20 करके. Is the objective we are trying to do? What is the objective of catch-up clause? That the first hurdle rate जितना पैसा मेरे को एलपी को देना है, उसके बाद मेरे को चाहिए कि जीपी भी अपना बराबर में 20% हिस्सा लेकर के आ जाए, रेडी हो जाए. उसके ऊपर जो भी होगा आपस में 80-20 करके बांट लो. Are you understanding the entire idea about what is a catch-up clause all about? Yeah. Do you see this clause based on soft की hard hurdle rate? बताओ, सोच के बताओ, वापस सोचो. हर्डल रेट क्या था
कि 8% तक के ऊपर होगा ओनली देन इंसेंटिव फी देंगे, दैट इज फाइन। तो यहाँ 8% के ऊपर हो रहा है तो ही जीपी को मिल रहा है, सो फर्स्ट पार्ट इज सॉर्टेड। जीपी इज गेटिंग फुल प्रॉफिट का 20% या फिर ओनली अबव द प्रॉफिट का 20%? फुल प्रॉफिट का मिल रहा है ना। तुम देखो अगर 8% भी तुम्हारा है, सपोज 6% तुम्हारा हर्डल रेट था, तुम्हारा अगर प्रॉफिट टोटल में 7.5 है, तो 0 to 7, यहां पे तो 0 रिटर्न था, 0 to 7.5 का भी तो 20% जीपी को मिल रहा है। अरे बाबा, इज जीपी गेटिंग 20% ऑफ दिस? नो। 7.5% अगर तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान दो वापस, तुम्हारा अगर खाली 7.5% प्रॉफिट है टोटल, हर्डल रेट 6% है, तो अगर हार्ड हर्डल होता तो खाली 1.5 का 20% जीपी को मिलता ना। बट मैं तो पूरा 7.5 का 20% 1.5 जीपी को दे रहा हूं। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट हर्डल एंड दिस वन? आर यू अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन, डोंट वरी। तो सबसे पहले द आंसर इज सॉफ्ट हर्डल, इट इज बेस्ड ऑन सॉफ्ट हर्डल। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि फिर सॉफ्ट में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? सॉफ्ट में आप एक और क्लॉज ला रहे हो। लेट्स डू दिस क्वेश्चन शांति से। सो सपोज हर्डल इज इक्वल टू 6%, टोटल रिटर्न तुम्हारा है 7.5% एंड 220 है। अब सॉफ्ट हार्ड, पहले नो कैचअप, सॉफ्ट हार्ड देयर इज नो कैचअप, ठीक है। अच्छा, 2-3 के लिए करते हैं। सपोज टोटल रिटर्न इज 6%, 7%, 7.5%, 8%, चलेगा? चारों के लिए कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सॉफ्ट रेट, सॉफ्ट हर्डल और हार्ड हर्डल में क्या होगा? अज्यूमिंग देयर इज नो कैचअप, ठीक है। फिर कैचअप के साथ अपने सॉफ्ट हर्डल में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पहला तुम्हारा क्या था? 6%, 7%, 7.5%, 8%। सो अगर सॉफ्ट हर्डल है 6% तक, तो सॉफ्ट है हार्ड है डजंट मैटर, जीरो ही मिलेगा। 6% के बियॉन्ड जाएगा तब ना मिलेगा आपको इंसेंटिव, ही आप तो हर्डल क्रॉस करोगे नहीं, तब तक तो यू नॉट गोना गेट एनीथिंग। सो दिस इज दिस ओके। नाउ आई हैव अ 7% रिटर्न, आई हैव क्रॉस द हर्डल। अच्छा, सॉफ्ट हर्डल क्या बोलेगा कि 7% का ही 20-80 करेंगे। सॉफ्ट का 20-80 कैसे होगा? 20% इज 7 into 20-80, 20-80 क्या होता है? 1.4 एंड 5.6, दिस ओके। सॉफ्ट तो पूरा का। हार्ड हर्डल बोलता है कि मेरे को तो पूरा 6 पहले मिलेगा और जो एक्स्ट्रा 1 है उसका 20-80 करेंगे, तो 20 इसको मिलेगा और 80 इसको मिलेगा, दिस इज ओके। 7.5 और ये 8 भी दोनों सेम तरीके से होगा। 7.5 का 20-80 कर लो, 8 का 20-80 कर लो। 7.5 में ये तो पहले अपना 6 लेके बैठ जाएगा। 1.5 का 20-80 करेंगे तो कितना आएगा? 20% इज, नहीं, 1.5 का 20% इज 0.3, तो 1.5 का ये 1.2 हो जाएगा, तो ये 7.2 हो गया। और ये 2 का 20-80 करेंगे ना, 2% इज अबव 6, क्योंकि हार्ड हर्डल है, 6 तक तो वो लेके जाएगा। 2 का 20-80 करोगे तो 20 का 2 इज 0.4 एंड 80 इज 1.6, तो 7.6। यहां तक ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम? 6 तक पूरा एलपी को जा रहा है। 6 के बियॉन्ड अगर सॉफ्ट है तो पूरा ही रिटर्न इज 20-80, 20-80, 20-80। और अगर हार्ड है तो 6 तक एलपी, 6 के बियॉन्ड को 20-80 में बांटो। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। आई होप दिस ओके, करेक्ट? नाउ if I have a catch up clause and I'm going to again do your GP and LP. So let's see, if it is 6%, तो 6% पूरा इधर जाएगा, इधर 0, करेक्ट? कैचअप में क्या था? 6%, कैचअप में आपका 6% जो है, तो ये 80% होगा, ये पूरा एलपी को जा रहा था।
फिर जो 20% होगा वो जीपी को जाएगा पूरा, बियॉन्ड दैट 80-20 होगा। तो सबसे पहले 6% इज 80%, देन व्हाट इज 100% और व्हाट इज 20%? 60/80 इंटू 20 करोगे, वो 1.5% निकल रहा था। ये किए हम लोग अभी, जस्ट अभी 1.5। एकदम सिंपल है, 6 तक पूरा एलपी लेगा, फिर अप टू 1.5 7 तक जो भी होगा इसको जाएगा, अप टू 1.5 7 तक जो भी होगा इसको जाएगा। एंड अब 7.5 क्रॉस हुआ तो 6 और 1.5 ये लोग ले चुके। अब 7.5 तक ले चुके, 80-20 मतलब 6 मैंने लिया, फिर तुम 1.5 लिया, 1.5 लिया, 7.5। अब बियॉन्ड दैट 0.5% का 80-20 करेंगे, 0.5% का 80-20 होगा, 0.5 का 20% इज 0.1, और ये प्लस हाफ का 80% 0.4। नाउ यू सी द डिफरेंस। यहां 1.6 6.4 मैच कर गया, लेकिन बाकी में मैच 7.5 में मैच किया, बट इधर मैच नहीं करेगा। 1.4 एंड 5.6 देखो, 1 एंड 6। सॉफ्ट हर्डल एंड सॉफ्ट हर्डल विथ कैचअप, विदाउट कैचअप। वो जो 6 to 7 का ब्रैकेट है ना, इसके बीच का, इसमें प्रॉब्लम होगा। इवन इफ यू टेक 6.5%, लेट मी गिव यू अ मिनट। तुम लोग एक काम करो, 6.5 के लिए निकालो एंड 7.25 के लिए निकालो। ट्राई, टेक दिस डाउन, फिल दिस अप। आई नो अगर डाउट होगा, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी। 6.5 7.25 के लिए पूरा करो। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। आई नो तुम लोग को डाउट हो रहा है, तुम लोग ट्राई करो एक बार, मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। इट्स सीमिंग कंफ्यूजिंग, इट इज नॉट, इट इज वेरी इजी। 2 मिनट शांति से ट्राई करो, फिर मैं करा रहा हूं। ऑलराइट, देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है। हर्डल रेट, सॉफ्ट, हार्ड एंड कैचअप क्लॉज, तीनों का एक बार लॉजिक वापस समझो। आई एम सॉल्विंग दीज टू। सो इसमें क्या बोल रहा है, पहला चीज हर्डल में अप टू 8, जो हर्डल रेट है 6% 8% वट एवर योर हर्डल रेट, अप टू हर्डल रेट जो भी होगा ना, सॉफ्ट हो, हार्ड हो, कैचअप, विदाउट कैचअप, इट डजेंट मैटर, पूरा पैसा गोज टू एलपी, क्योंकि अभी तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। अच्छा, अब अगर बियॉन्ड दैट 80% अगर आपका गया, लेट्स अज्यूम कि 80 वो 180 के बीच में है, मतलब अगर मेरा हर्डल रेट 8% है, तो 8 और 10% के बीच में तुम्हारा रिटर्न आ रहा है। अभी 10 के ऊपर नहीं गया तो, या 8 के ऊपर चला गया, लेट्स अज्यूम 8 के ऊपर चला गया, हर्डल रेट के ऊपर चला गया। अब हर्डल रेट के ऊपर जब जाते हो आप, तो हार्ड हर्डल तो एकदम ही अलग है, खाली ऊपर वाला पार्ट पे 80-20 हो रहा है। तो जो 80% तक का पार्ट था, जो आपका हर्डल रेट तक का पार्ट था, वो तो पूरा एलपी को गया। एक्सेस का 80-20 बांट रहे हो। अब सॉफ्ट हर्डल विद कैचअप, विदाउट कैचअप का डिफरेंस बचा। विदाउट कैचअप है तो 6 के ऊपर, हर्डल रेट के ऊपर जो भी पार्ट है, पूरा का 80-20 डिवाइड हो रहा है। So if say for example your hurdle rate is 6% and you made a 6.5%, 6.1%, फालतू करते हैं, 6.1%, तो 6 पॉइंट, पहले 6 तक तो तुमको कुछ नहीं मिल रहा था जीपी को, पूरा 6 एलपी को जा रहा था। अब 6.1 का, जस्ट बिकॉज 0.1% ऊपर है, 6.1 का 80-20% हो रहा है, पूरा 6.1 का 80% 20% हो रहा है। लेकिन हार्ड सॉफ्ट हर्डल विद कैचअप क्या बोलता है, नहीं, पहले पूरा 6 एलपी, ओनली 0.1 जीपी, ओनली 0.2 जीपी, जब तक वो 80-20 पूरा भर नहीं जाता। उसके बाद, उसके बाद तो उसके बाद तो तुम्हारा अगर वो कैचअप हो चुका कंप्लीट, तो ये वाला पार्ट का भी 80-20 डिवाइड हो गया, बचा हुआ पार्ट का भी 80-20 डिवाइड होगा। तो इफ यू हैव क्रॉस दैट, मतलब जो तुम्हारा हर्डल रेट था वो 80% था, उसके बियॉन्ड 20%, मतलब कैचअप कंप्लीट होने के बाद अगर रिटर्न है ना, तब सॉफ्ट हर्डल विद कैचअप, विदाउट कैचअप विल गिव यू द सेम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो, ये तुम्हारा हर्डल रेट है, तो यहां तक अगर रिटर्न है तो सॉफ्ट, हार्ड एंड कैचअप सेम। यहां पर तो तीनों का सेम, एलपी गेट्स एवरीथिंग। ठीक है, अभी ये हर्डल रेट अगर 80% है और ये तुम्हारा 20% है, इसका एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे लेट्स से कैचअप कंप्लीट। अब जो ये वाला पोर्शन है,
इसमें हार्ड का 80-20 हो रहा है एंड हर्डल पूरा का पूरा। और यहां पे अगर देखेंगे तो एलपी जीपी में जीपी गेट्स 20% ऑफ दिस, एलपी गेट्स हर्डल प्लस 80% ऑफ दिस। अगर तुम्हारा इस रेंज में है रिटर्न, समझ में आ रहा है, अगर इतना तक का रिटर्न है पूरा एलपी, अगर तुम्हारा टोटल रिटर्न इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस इसका जो 80% है वो एलपी को मिल रहा है और हर्डल पूरा एलपी को मिल रहा है, 100% हर्डल और प्लस 80% ऑफ दिस। करेक्ट, अंडरस्टूड। एंड कैचअप में एलपी ये हार्ड था, सॉफ्ट में एलपी गेट्स फुल का 20%, जीपी गेट्स 80% ऑफ फुल, फुल इनटू 80%। ये खाली एक्सेस का मिल रहा था, समझ में आ रहा है, 20% ऑफ एक्सेस ओनली, और वहां 20% ऑफ फुल मिल रहा है पूरा का। समझ में आया। एंड कैचअप में क्या हो रहा है, कैचअप में एलपी गेट्स 0 हर्डल, फुल हर्डल या 100% हर्डल, 0 ऑफ एक्सेस, जीपी गेट्स 100% ऑफ एक्सेस। ये पूरा जब तक कैचअप नहीं होगा पूरा का पूरा जीपी को जाएगा, और इसके बियॉन्ड एलपी को तो अपना वही हर्डल और 20% 80% एक्सेस, जीपी 80% 20% एक्सेस, ये तो सेम ही है। सॉफ्ट एंड कैचअप दोनों, बोथ फुल का 80% एलपी 20% जीपी, क्योंकि ये 80-20 बढ़ चुका, 80% पूरा एलपी को गया, फिर 20% पूरा जीपी को गया, फिर एक्सेस का भी तो 80-20 बांट रहे हो एलपी जीपी, तो सॉफ्ट और कैचअप तो सेम हो जाएगा। सॉफ्ट और कैचअप में वेरिएंस खाली यहां पे, मतलब इफ आई वर टू पुट इट अनदर वे, यहां ऑल सेम था, हार्ड सेम है, इट डजंट मैटर, विद विदाउट डिफरेंट, विद विदाउट कैचअप। यहां तीनों सेम, मतलब डिफरेंस खाली तुम्हारा बीच में आ रहा है, इधर में हार्ड सॉफ्ट जो भी बोलोगे सेम है, नहीं वैसे सेम नहीं बोलना चाहिए, हार्ड सेपरेट, सॉफ्ट कैचअप सेम है, अमाउंट डिफरेंट आएगा ना हार्ड का। यहां ऑल डिफरेंट, इसको छोड़ दो, इस ब्रैकेट को भी छोड़ दो, इट विल कंफ्यूज यू। मतलब बेसिकली मेरे बोलने का मतलब था कि हार्ड का कोई रूल में चेंज नहीं होगा थ्रू आउट, हार्ड को हर्डल रेट तक कुछ नहीं मिलेगा जीपी को, और हर्डल के बियॉन्ड बियॉन्ड वाला पार्ट 80-20 स्प्लिट हो रहा है, हार्ड हर्डल खत्म हो गया, सॉफ्ट वाला यहां तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सॉफ्ट कैचअप विदाउट कैचअप इट डजंट मैटर। सॉफ्ट में क्या हो रहा था कि यहां के ऊपर गया तो पूरा का 80-20 हो रहा था, और कैचअप में बोलता है नहीं इसके बियॉन्ड पूरा का पूरा जीपी को जाएगा, इसके बाद में 80-20 बिटवीन देम विल स्टार्ट।
सो सॉफ्ट का विथ और विदाउट कैचअप में खाली डिफरेंस इस फेज में आएगा। यहां पर सॉफ्ट का विथ और विदाउट कैचअप आंसर सेम है, 80-20 स्प्लिट। तुम क्या कर रहा था ना, पहले तुम बोला कि पूरा जीपी को, ये एलपी को 80 देंगे सॉफ्ट में, कैचअप में, और उसके बाद एलपी और ये जीपी को 20 देंगे। तो यहां पर तो पूरा 80-20 डिवाइड हो गया, फिर इसके ऊपर में जो भी जाएगा वो तुम 80-20 में बांट रहे हो। सो द ओनली डिफरेंसेस इन दिस प्लेस व्हेन यू लुकिंग एट अ सॉफ्ट वर्सेस अ सॉफ्ट विद कैचअप। इज दिस क्लियर? डाउट? श्योर? एक बार ये सम करते हैं, वापस बताऊंगा। अगर मेरा 6.5% है, हार्ड हर्डल इज वेरी सिंपल कि इसको 6 तो मिलेगा ही। और तुम लोग को, जिन लोग को अभी प्रॉब्लम हो रहा है, लग रहा है कि बाद में दिक्कत होगा, तो आप फॉर्मूला के साथ लिख लेना, मतलब ब्रेकअप के साथ लिख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। सो 6.5 अगर है, इफ आई हैव अ हार्ड हर्डल रेट, आई विल गेट माई 6 फर्स्ट। 0.5 को 80-20 करना है, तो 0.5 प्लस 0.5 इंटू 80%, विच इज 6.4, एंड 0.5 इंटू 20%, विच इज 0.1। तो 6.5 का ब्रेकअप हो गया। सॉफ्ट हर्डल बोलता है कि पूरा 6.5 का 80-20 होगा, 6.5 इंटू 80 एंड 6.5 इंटू 20। ये कितना होगा? 1.3, सो दिस बिकम्स 5.2, करेक्ट। और वही कैचअप क्लॉज बोलता है कि पहला पूरा 6 आई विल टेक, जब तक 7.5 नहीं होता तब तक का बाकी का यू विल टेक। उल्टा लिख दिया क्या? इधर उल्टा किया, इधर उल्टा कर दिया। जीपी 6.5 इंटू 0.2, सॉरी, एलपी इज इंटू 0.8। आई डिड जीपीएलपी जीपीएलपी जीपीएलपी, हाँ ठीक है, दिस ओके। तो यहां देखो पूरा का 80-20 हो रहा है, यहां पहले 6 तक का पूरा एलपी को जाएगा, उसके बाद अप टू 1.5 जब तक पूरा 20% कैचअप नहीं हो जाता पूरा एलजीपी को जाएगा, फिर एक्सेस का 80-20 करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? इज दिस क्लियर? 7.25 अगर है, 7.25 अगर है तो पहला 6 मेरा, 1.25 जो एक्सेस है उसका 80-20। इधर भी गलत किया ना, एक मिनट एक मिनट, आई गेट कंफ्यूज देन। जीपी वॉज 0.5 का 20, 6 तो मिलेगा ही, प्लस 0.5 का 80। अब ठीक है। सो 7.25 है तो पूरा 6 मेरा हार्ड हर्डल है, 6 के ऊपर 1.25 का 80% मेरा और 20% इसका। सो दिस इज गोइंग टू गेट कितना, और इसको मिलेगा 7%, करेक्ट। नाउ सॉफ्ट हर्डल में पूरा का ही 80-20 होगा, विच इज हाउ मच? और यहां पर जब तक 7.5 नहीं होता तब तक 6 ये लेगा, और ये एक्सेस जब तक 1.5 नहीं होता वो पूरा का पूरा एक्सेस ये लेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 9% का अगर करूं तो बताओ, साथ में कर लेते, अभी टाइम नहीं लगाते। और 9% अगर है तो पहले पूरा 6 मेरा, 9% मतलब 3% का 80 मेरा, दैट इज 3 इंटू 0.8 इज 2.4 एंड 6, सो 8.4 मेरा, 0.6 इसका। 0.6 कैसे आया? 3 का 20%, और ये बोलेगा 9 पूरा ही स्प्लिट मारो 80-20, तो 9 का 80, 9 का 20, 1.8 एंड 7.2। मैं बिना देखे बोल रहा हूं, अगर 7.5 के ऊपर है ये भी 1.8 और 7.2 ही होगा, गारंटीड। ब्रेकअप वाइज देख लेते हैं इसको, जगह नहीं मेरे पास थोड़ा सा, मतलब बेसिकली इफ आई, पहला 6 मेरे को मिला, उसके बाद 1.5 मेरे को नहीं मिलेगा 7.5 तक, बिकॉज 7.5 तक 6% इज 80% ऑफ द थिंग एंड 1.5% इज 20% ऑफ द थिंग। अब 7.5 to 9 उसका 80% मेरे को मिलेगा, तो 1.5 का
इंटू 80%, विच इज 1.2, 7.2। और इसका कैसे आएगा? पहले 6% तक जीरो, फिर पूरा 1.5% मेरा 7.5 तक, फिर 7.5 से 9 जो हुआ वो तो 80-20 स्प्लिट हो रहा है, दैट इज 1.5 का 20%, दैट इज सो 1.5 प्लस 1.5 का 20% इज कितना? 0.3 एंड 1.5, 1.8% आ रहा है। समझ में आ रहा है? वापस बता रहा हूं, जीरो से हर्डल एक और तरीके से लिखता हूं, इफ दिस इज बिकमिंग टू मच। दिस इज जीरो टिल हर्डल, एलपी इस पोर्शन का, एक्सेस का 80% एलपी, 20% जीपी। दिस ओके? जीरो सॉफ्ट विदाउट कैचअप। अगर यहां पे रिटर्न है एलपी, और अगर यहां पे कहीं पे भी रिटर्न है पूरा का फुल का 80% एलपी, 20% जीपी। तो अगर रिटर्न इज विद इन हर्डल रेट, 100% गोज टू एलपी। अगर रिटर्न इज अबव हर्डल रेट, पूरा का 80% 20%। यहां देख लो, ये पूरा एलपी को जाएगा ही जाएगा, ये एक्सेस का 80% 20% होगा, एंड विथ कैचअप। ये 80-20 रेशियो है, दिस रेशियो इज टू दिस इज 80-20। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज ए बी बोलेंगे तो ए इज टू बी 20-80। समझ में आ रहा है? हर्डल रेट, कैचअप कंप्लीट, एलपी। अगर तुम्हारा रिटर्न यहां पर पूरा जीपी, यहां तक रिटर्न एलपी, यहां तक जीपी, ये पूरा पोर्शन मतलब टिल हियर इट वाज एलपी, टिल हियर इट इज, दिस इज, इफ रिटर्न इज हियर, इफेक्टिवली फुल रिटर्न का एलपी जीपी इज 80-20। अगर यहां तक है तो फुल रिटर्न एलपी, यहां तक पूरा बाकी का जीपी को मिल रहा है, तुम्हारा रिटर्न यहां पे 100% एलपी। सपोज दिस इज 6, दिस इज 7.5। इफ योर रिटर्न इज 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, एलपी को दे दो सब। इफ योर रिटर्न इज 6.5, 7, 7.5, 6 तक एलपी को, बाकी पूरा जीपी को। इफ योर रिटर्न इज अबव 7.5, 6 एलपी, 1.5 जीपी, और बाकी का 80-20, आंसर विल बी एज गुड एज पूरा का 80-20 एलपी जीपी। क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली 80% एलपी, 20% जीपी, बाकी का भी 80-20 एलपी जीपी, तो इट इज एज गुड एज फुल का भी 80-20 एलपी जीपी ना। आई होप दिस इज ओके। ठीक है, आई गिव यू टाइम, आई डोंट नो इफ यू टेकन दिस। तीनों लो, ये मत सोचो कि कॉम्प्लिकेटेड है मेरे से नहीं होगा, ये सोचो कि ऐसा क्या है जो मेरे से नहीं होगा। ईगो सही जगह पे दिखाना शुरू करो आप। समझ में आ रहा है? गाड़ी में, बाइक पे ईगो मत दिखाओ, अंडरस्टैंड वेयर टू शो ईगो। So this was the example, the sum we did, and I have shown it to you in two ways, the same thing. Is okay? Take this down, and then I'll give you the last one also to take down. Catch-up clause is good for GP, yes. नहीं, हाँ गुड फॉर जीपी ऑफ, नहीं यार, क्योंकि अगर विदाउट कैचअप होगा ना तो पूरा का जीपी विल गेट इवन मोर प्रोपोर्शन। क्योंकि इससे देखते हैं ना, सम से देखते हैं ना,
इसमें 1.445.8 है 7.25 में, एंड वहां 1.56 है, हैं? 1.45 5.8 है, तो दिस इसमें क्या आ रहा था? लाइंस बनाने पड़ेंगे क्या अब? एक सेकेंड, 7.25 इज 1.45 एंड 5.8 राइट? इसमें 0.25 और 7, और इसमें हाँ है 1.2। अच्छा ये इसका कैलकुलेशन था, सॉरी, मतलब ये इसका लाइन जा रहा है, ये एक लाइन है। सो 1.256 बेटर हो रहा है जीपी के लिए कि 1.45 विदाउट कैचअप इज बेटर फॉर जीपी, क्योंकि पूरा का 80-20% मिल रहा है ना उसको, और यहाँ पे तो कैचअप हो रहा है। सो कैचअप इज बेटर फॉर एलपी, क्योंकि फर्स्ट 6 आई एम एलोकेटेड, यस ऑब्वियसली, सॉरी आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट। 6.1 भी होगा तो तुम्हें 80-20 करने लग जाएगा, लेकिन विद कैचअप है तो पहला 6 मेरे को दो, फिर तुम अपना 20% कमाओ बैठ के। तो जीपी विल कीप ऑन कैचिंग अप टिल 6 के बियॉन्ड 20% और रिटर्न आया तब। कैचअप क्लॉज इज बेटर फॉर एलपी नॉट जीपी। कैचअप क्लॉज इज बेटर फॉर एलपी नॉट जीपी। सो सो अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाइज इज ओके। लिमिटेड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड हर्डल इज बेस्ट, उसके बाद सॉफ्ट हर्डल विद कैचअप इज सेकंड बेस्ट, उसके बाद सॉफ्ट हर्डल विदाउट कैचअप, उसके बाद तुम हर्डल रेट ही नहीं डाले, जो भी रिटर्न होगा उसी का 80-20 कर लोगे। यू डोंट इवन हैव टू क्रॉस 6% 8% हर्डल, इवन वर्स। बोलो, मेकिंग सेंस? क्लियर? टेक दिस, आई थिंक ये स्लाइड में थे। See if this is also okay. This is easier to understand than the previous one. Alright, another question I had was what if catch-up clause is not completed in a year? ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर वापस कैलकुलेशन होगा। तो मैंने बोला आपका ईयर ऑन ईयर, बिकॉज द फंड लाइफ इज गोइंग टू बी लॉन्गर देन लाइक 7 8 10 years और सो वो फिर कैरी ऑन कैसे होगा वो पूरा देखेंगे हम लोग, ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे ना। लाइक इस साल का एंडिंग वैल्यू बिकम्स द बिगिनिंग वैल्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, उस साल का बिगिनिंग वैल्यू एंडिंग वैल्यू बिकम्स द बिगिनिंग वैल्यू फॉर उसके नेक्स्ट ईयर। अब कैपिटल कॉल्स भी हो रहे हैं, ड्रॉडाउन्स भी हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कॉम्प्लिकेशंस आएगा कैलकुलेशन में। पीपल यूज सॉफ्टवेयर, ऑडिट वॉडिट पूरा करना होता है ये फंड मैनेजर्स एंड ऑल को, टू कैलकुलेट द फीस एंड ऑल, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं है। एक्सेल शीट्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा देयर, सो ऑल दीज कैलकुलेशन बहुत बड़े लेवल पे कैलकुलेशन एंड ऑल होता है। लाइक देयर इज लॉट ऑफ हेज फंड, पी फंड एक्सेट्रा का अकाउंटिंग विच इज आउटसोर्स टू इंडिया, even if the fund is outside. So all these things, matlab, it is rigorous. A lot of work is there. देख लो, take this. ठीक है। अच्छा, next term is easy, not calculation heavy. There is something called high watermark. It's very interesting. देखो यहां पर, so say for example, आपका फंड वैल्यू यहां पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग वैल्यू। अभी आपका जो फंड वैल्यू है वो ऐसा करके हुआ, एंड दिस वाज ईयर 1। अब नेक्स्ट ईयर व्हाट हैपेंड इज इट वाज अ डाउनफॉल एंड यू एंडेड ऑन ईयर 2 ईयर। ईयर 3 गजब किया, तुम यहां पे आ गया ईयर 3 पे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स अज्यूम पूरा सॉफ्ट हर्डल है, कैचअप वैचअप कुछ नहीं है। लेट्स जस्ट जो टर्म पे कर रहे हैं उसी पे फोकस करते हैं। लेट्स नॉट गेट ऑल द इंसेंटिव एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इनटू प्लेस। So now what is happening is on year 1, at year 1, at year 1, नहीं इसको छोड़ दो, ठीक है। एट ईयर 1 आपका इस पे इंसेंटिव कैलकुलेट होगा, दिस इंटू 20%,
करके you're calculating your incentive fee, is that correct? Year 2 में you're over here, so ये आपका beginning value था year 2 का, ये ending value था year 2 का, so this is the loss incentive is equal to 0, there is no problem till here. यहां तक ठीक है? ठीक है. अब year 3 में what is happening? Year 3 में this is your beginning value and this is your ending value, correct? Year 3 में you started at this valuation, you ended at that valuation. Now are you going to pay incentive fee on this? This is your profit. इसके ऊपर में 20% पे करोगे क्या? द आइडिया इज एलपी पूरा तो लिक्विडेट करके नहीं निकला होगा, आप तो खाली अभी हवा में कैलकुलेशन कर रहे हो. इट इज नॉट दैट फंड का वैल्यू ये हुआ तो फंड बेच दिए, खत्म, फंड बंद. ऐसा तो नहीं हुआ है. यू हैव नॉट शट डाउन द फंड, राइट? योर फंड वैल्यू वाज हियर एट 100, इट्स एट 120. हाँ, अब एक दो क्वेश्चन ये भी आया बीच में कि मैनेजमेंट फी कहां से दोगे, इंसेंटिव फी कहां से दोगे. सो ऑफ कोर्स देयर इज मनी, मतलब देयर इज सम अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी आल्सो दैट अ फंड इज मेंटेनिंग. ऐसा नहीं कि 100 मिला तो 100 इन्वेस्ट कर दिया. वर्किंग कैपिटल खर्चे होते हैं, यू मेंटेन ऑल दैट, सो यू विल बी टेकिंग आउट योर मनी. हाँ, अब उसमें भी क्लॉजेस होते हैं दैट मे बी जब तक पूरा का पूरा 100 हैज नॉट बीन पेड बैक टू लिमिटेड पार्टनर, तब तक जनरल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू टेक इंसेंटिव फी होम. आप उसको जमा करो, कस्टोडियन अकाउंट में रखो, वो सब आएंगे, विल कम टू दैट, जस्ट डोंट गेट इनटू इट राइट नाउ. द आइडिया आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज 100 से 120, इसका तो 20% तुम ले लिया. अब यहां पर डोंट यू थिंक दैट यहां तक का तो इंसेंटिव फी ऑलरेडी टेकन है. अगर ये पूरा प्रॉफिट पे मैं 20% लेता हूं तो 100 120 लेके गया, 120 को वापस मैं 105 लेके आया, अब 105 को मैं 140 लेके जा रहा हूं, तो अप टू 120 तक का तो प्रॉफिट पे मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है इंसेंटिव फी. आई डोंट डिजर्व टू गेट इंसेंटिव फी डबल ना. तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा. इफ आई गेट इंसेंटिव ऑन दिस, दिस इज डबल काउंटिंग. आपको दो बार सेम प्रॉफिट पे इंसेंटिव मिल रहा है, ट्वाइस getting incentive on the same profit. Are you understanding this? So there is a clause called high watermark that I can include. अब वो clause soft होगा कि hard hurdle होगा कि high watermark होगा नहीं होगा, that is based on the negotiation between the GP and the LP. Who can bargain more? Who's more desperate to invest? Or who's more desperate to raise money? So this is going to be based on the market का demand supply, investment कितना है, fund कितना है, opportunities कितना है, general partner का reputation कैसा है, lot of factors. Are you understanding? You're contributing $1 million or $50 million in one go. So a lot of factors are going to be contributing towards this. Are you understanding? So there is a provision I can do for high watermark. High watermark provision क्या बोलेगा? Only ये high watermark हो गया. Incentive to be paid only beyond the high watermark level. बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब इंसेंटिव पूरे पे नहीं मिलेगा. अगर हाई वाटरमार्क प्रोविजन नहीं होता तो पूरा पे आपको इंसेंटिव फी मिलता, बिकॉज बिगिनिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू यहां चला गया. अगर हाई वाटरमार्क प्रोविजन है तो हाई वाटरमार्क बोल रहा है कि वट एवर द हाइएस्ट लेवल अचीव्ड, जितना के ऊपर आपका इंसेंटिव फी दे चुके हो आप कभी भी, तो ओनली उसके ऊपर जो वैल्यू जाएगा उसके ऊपर में यू विल बी गेटिंग इंसेंटिव फी, नॉट बिलो दैट. Now say for example, just hypothetically, I don't have a space on the board, but अगर suppose यहां से नीचे आकर के फिर इसके ऊपर चला जाता, तो इस लेवल के ऊपर वाला पार्ट पे इंसेंटिव मिलेगा नेक्स्ट टाइम, उसके नीचे वाला पार्ट पे नहीं मिलेगा. Are you understanding? अगर सपोज फंड इसके नीचे आ गया तब तो लॉस है, कुछ इंसेंटिव नहीं मिल रहा है. यहां के कंपैरिजन में तो लॉस हो गया ना. यहां से अगर ऊपर गया तो अप टू दिस ऊपर तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसके ऊपर में इंसेंटिव मिलेगा. Are you understanding this? Are you getting this? This is high watermark provision. Simple. Offsets prior losses. ये losses को ये high watermark offset कर रहा है कि जब तक you are not able to offset the prior losses, ये prior losses था, आप इसको offset करो, उसके beyond आपको पैसा मिलेगा. First you offset, इसके ऊपर I will not give you incentive fee on this.
डबल काउंटिंग, यू ऑफसेट दिस लॉस, प्रायर लॉसेस को ऑफसेट करो, उसके ऊपर में जाएगा तब तुमको प्रॉफिट के ऊपर इंसेंटिव फी देंगे, नॉट ऑन द टोटल पार्ट, बिकॉज डबल टाइम आई कैन नॉट गिव यू 2 टाइम्स एक ही प्रॉफिट के ऊपर में इंसेंटिव फी। मैनेजमेंट फी पूरा पे मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सी योर फेसेस। शक्ल पे क्वेश्चन दिख जाता है कई बार बिफोर आस्किंग। गेटिंग इट? मैनेजमेंट फी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बोलो, आर यू गेटिंग इट? And now, because it is a partnership structure, suppose I entered into a fund at this level, तो मेरे लिए यही हाई वाटरमार्क लेवल है। तुम अगर यहां इन्वेस्टर बने थे, तुमने पहला इन्वेस्टमेंट यहां किया, तो यहां से यहां तक के ऊपर तुमको इंसेंटिव फी देना है। फिर यहां पे अगर ये आ गया, फिर इसके ऊपर तक इंसेंटिव फी दोगे। सपोज एक इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट किया, आई गिव यू 2 केसेस। वन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हियर, तो यहां से यहां तक इंसेंटिव फी जा चुका, अब यहां पे आया लॉस, यहां से यहां जब जाएगा तो यू ओनली डिजर्व टू पे इंसेंटिव ऑन दिस ना। बट एक इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट किया फंड में, तो वो तो इससे लेकर इस तक पूरा पे इंसेंटिव फी देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज different investors invest at different times and therefore can have different high watermarks. Take this. Got it? जो यहां इन्वेस्ट कर रहा है उसका ये हाई वाटरमार्क बन जाएगा, तो वो इसके बियॉन्ड जब जाएगा खाली इस पे इंसेंटिव फी देगा। लेकिन अगर एक इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट किया तब तो वो पूरा पे इंसेंटिव देना बनता है ना उसका, तो क्योंकि वो तो इस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट किया है। बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? एंड ऐसा नहीं है कि फंड जब चालू होता है एवरीबडी हैज टू इन्वेस्ट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। इट कुड बी एन हेज फंड वगैरह में तो हो सकता है एनी विच वेज, पी वगैरह में भी होगा कि फर्स्ट 2-3 ईयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो, क्लियर? हाई वाटर मार्क, इजी टर्म, देख लो, टेक दिस। ऑलराइट, सो यस, फंड अगर लॉस भी करेगा तो मैनेजमेंट फी मिलेगा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु बिकम वेरी एनकरेज टू बिकम जीपीज नाउ। जीपी जनरली बीच में ऐड नहीं होगा, एलपीज ऐड हो सकता है, बिकॉज जीपी तो धंधा चालू किया यार, देयर आर अदर पीपल हु कैन इन्वेस्ट। यस, लिमिटेड पार्टनर्स कैन इन्वेस्ट एट डिफरेंट फेजेस। लिमिटेड पार्टनर अगर यहां इन्वेस्ट करेगा तो इधर वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा ना, यहां इन्वेस्ट करेगा तो यहां के वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। एंड अगर इस प्राइस पे यू आर गेटिंग मोर मनी, देन मोर मनी इज गोइंग टू ग्रो एट दैट रेट ना। तो यस, एलपीज कैन इन्वेस्ट एट डिफरेंट टाइम्स। अनदर क्वेश्चन आई हैव ओवर हियर इज कि सपोज ऐसा हुआ और फंड बंद हुआ यहां पे, तब तो तुम बेवकूफ बन गया। उसका नेक्स्ट क्लॉज क्लॉबैक प्रोविजन डिस्कस करूंगा। मतलब अगर तुम यहां तक तो इंसेंटिव बांट दिए एंड ही इज सेइंग व्हाट इफ तुम्हारा फंड यहां आके बंद होता है, नाउ व्हाट विल यू डू? तो क्या यहां तक का दिया हुआ इंसेंटिव फी वापस लोगे? If you have a clawback provision, I gave you something which you do not deserve, then I'm going to claw back that. I'll come back, या तो वही टर्म पहले करा देता हूं, clawback provision करा देता हूं पहले, ठीक है? So इसमें बेसिकली यही है। So I'll just do it on. So I started here, end फंड का यहां पे। सो तुम तो ये हाई वाटर मार्क हुआ, तो तुम पहले यहां इंसेंटिव फी दिए, फिर इसके ऊपर यहां इंसेंटिव फी दिए, फिर इसके ऊपर यहां इंसेंटिव फी दिए, यहां पर आकर के फंड ही बंद हो गया। तो यहां तक यू पेड ऑल द इंसेंटिव फी फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, उसके बाद में डूब गया तुम्हारा, ठीक है? नाउ एल ऑब्वियसली हाई वाटर मार्क वाज अ बेनिफिट फॉर एलपी और जीपी। एलपी क्योंकि आप जीपी को डबल बार नहीं दोगे इंसेंटिव फी। यहां पर अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम, इसमें एलपी फंस गया बिकॉज यू हैव गिवन इंसेंटिव फी टिल हियर बट द फंड इज एंडिंग ओवर हियर। अभी उनका तो इंसेंटिव फी क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो 20% शेयर देंगे, लेकिन लॉस होगा दे डोंट हैव टू कंट्रीब्यूट। बट टेक्निकली तुम बोलोगे कि यहां के कंपैरिजन में यू डिजर्व इंसेंटिव फी ओनली दिस, ये तो तुमको एक्सेस दे दिया। ये जो लॉस हुआ, आर यू अलाउड टू डिमांड बैक
द इंसेंटिव फी पेड ऑन दिस, अरे यस नहीं, इफ क्लॉबैक प्रोविजन, if clawback provision is there, then yes, then you can demand back the incentive fee because you did not deserve that incentive fee, right? स्टार्टिंग ऑफ द फंड से एंड ऑफ द फंड तक के बीच में ये तो इंसेंटिव फी आपका बनता ही नहीं है आइडियली, ये तो आप एक्सेस लिए हो, सो यू कैन डिमांड बैक इफ देर इज अ क्लॉबैक प्रोविजन। क्लॉबैक प्रोविजन वहीं से नाम आ रहा है ये। अभी अब इसमें ये भी हो सकता है कि जीपी बोलेगा हम तो खा पी के उड़ा दिया, अभी पैसा ही नहीं है मेरे पास, राइट? आई एम थिंकिंग ऑफ वो एक था ना हेरा फेरी में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, क्या था ना, परेश रावल फॉर समथिंग ही सेज, forget it, sorry. So if there is a clawback provision, so इसमें क्या होता है ना, फिर you can ask them to hold it in a custodian account, कि आपका जो भी इंसेंटिव फी का कैलकुलेशन बन रहा है आप उसको दोगे नहीं, आप उसको अलग से कस्टोडियन अकाउंट में रख लोगे, एंड ओनली एट द क्लोजर ऑफ द फंड और समथिंग देन यू आर गोइंग टू बी गिविंग दैट फी एंड पेइंग दैट फी टू द जीपी। कैलकुलेटेड है, तेरा ही है, तेरे को देंगे नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So this is basically subsequent losses which is negating prior gains. ये prior gains हो गए। अगर subsequent losses is negating that, then you have ended up paying higher incentive fee. So you would have the option of clawing back this amount if there is a clawback provision in your contract. Obviously the clawback provision is against the GPN for the LP, but ideally होना चाहिए। मतलब हाई वाटर मार्क एंड क्लॉबैक प्रोविजन इज तो वेरी लॉजिकल थिंग्स टू डू, इट इज नॉट लाइक फेवर हो रहा है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि आपको एक प्रॉफिट पे डबल टाइम इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। इफ यू डिड नॉट ट्रूली ऑन द इंसेंटिव फी एंड एट द एंड, तो तुम्हारा तो इंसेंटिव होगा कि लॉस मेकिंग जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए उसको लास्ट में टान के करेंगे। पहले प्रॉफिट मेकिंग को बुक कर लो, इंसेंटिव फी कमा लो, उसके बाद में लॉस मेकिंग को बुक करके बंद कर देंगे फंड, तब तो फिर यू विल ट्राई टू डू ऑल दैट। सो वी शुड नॉट अलाउ यू टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? बोलो नेहा, यू गॉट योर आंसर विद दिस क्लॉबैक? तो उसका और एलपी के लिए सेम ट्रीट होगा, यस। तो जीपी विल बी ट्रीट फॉर उसका पर्सनल फंड, तो ही शुड बी ट्रीटेड लाइक एलपी का मनी ओनली ना। बोलो, आर यू कंफर्टेबल, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पूरा? हाँ हाँ, see if this is okay, take this is okay, right? There's another term that we need to understand called the waterfall structure. अब waterfall ना finance में एक basic term है। बहुत जगह ऐसा होगा जहां पर क्या है ना कि waterfall you will study in mortgage backed securities वगैरह स्टडी करते तो उस समय पर। अब कुछ कुछ जगह पे I'll keep on telling you कि ये common term है जो multiple जगह पे यूज होता है, so confusion कम होगा। बिकॉज इफ द सेम टर्म इज बीइंग कमिंग अप इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो क्या होता है ये इसमें था कि उसमें था, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट दैट कॉमन टर्मिनोलॉजी तुम लोग को सीखना है। सो वाटरफॉल स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटरफॉल क्या है? झरना। सो वाटरफॉल हो रहा है अलग अलग लेवल पे। सो वाटरफॉल स्ट्रक्चर ना कैश फ्लोज के लिए कई बार करते हैं हम लोग, कि से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सेल हुआ, अब उसमें से पहले तुम इतना पैसा इसको दिया, फिर बचा हुआ इसको दिया, फिर बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी को बांटा। सो वाटरफॉल स्ट्रक्चर, पहले तुम्हारा इनकम आया तो पहले तुम रेंट पे किए, फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे किए, फिर बचा हुआ से फूड ग्रोसरी, और फिर बचेगा तो घूमने गए। सो वाटरफॉल स्ट्रक्चर इज बेसिकली हाउ डू यू एलोकेट मनी, फर्स्ट यू पे दिस देन दिस देन दिस। सो उसको वाटरफॉल स्ट्रक्चर बोलते हैं कि कैसे कैसे पैसा ट्रिकल डाउन कर रहा है, कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है पैसा। दैट इज अ ब्रॉड वे ऑफ लुकिंग एट वाटरफॉल। सो मल्टीपल प्लेसेस में वाटरफॉल देख सकते हैं जहां पर इट इज अबाउट एलोकेटिंग मनी, इन विच ऑर्डर and to whom you allocate money. That is waterfall in general. So यहाँ पर भी we are trying to understand, और उसमें waterfall क्या है, पहले GP को देने का है कि LP को देने का है, कैसे देने का है। That is your waterfall structure when we are looking at this. अब waterfall structure can be of two types, American waterfall और European waterfall. अब American European भी options में सिखाता हूँ तुम लोग को। अब वहां पे भी मैंने एक ही लॉजिक दिया था कि स्ट्रिक्टर जो होता है ना वो जनरली हम लोग यूरोपियन देखेंगे, और जो थोड़ा इजियर या फ्लेक्सिबल टाइप का होगा ना वो जनरली हम लोग अमेरिकन देखेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो दैट लॉजिक अप्लाइज ओवर हियर आल्सो। तो अमेरिकन वाटरफॉल में डील बाय डील, मतलब से फॉर एग्जांपल यू हैव दिस फंड, पूरा पैसा, अब आपने पैसा डाला है इन 4 कंपनीज, अब ये 100 का कंपनी 150 हो गया, तो तुम्हारा 50 का प्रॉफिट,
तुम्हारा टोटल 500 का फंड था. नाउ द क्वेश्चन इज हम लोग क्या करें. ये 100 का 150 हुआ तो 50 को पहले बांट दे इन लोग दोनों को, एलपी जीपी को 80-20 वगैरह कर दे, कि क्या करें, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट. तो अमेरिकन बोलता है नहीं, डील बाय डील कर दो. तो तुम इसका 40 दे दो तुम एलपी को, एंड इसका 10 दे दो तुम जीपी को. सो इसमें क्या फायदा हो रहा है. पहले अच्छा लेट मी एक्सप्लेन दिस देन आई विल आस्क यू. और होल ऑफ फंड में क्या बोल रहा है, तुम्हारा पूरा का पूरा फंड है, यू हैव पुट इन मल्टीपल कंपनीज, ये 100 का बिका 150 में, तुम पहले पूरा 150 एलपी को दो. टिल द टाइम ये 500 का इन्वेस्टमेंट था ना, 100 इन्वेस्ट किया, 200 किया, 100 किया, 2 3 4 500, ठीक है. तुम बोल रहे हो कि जब तक एलपी को 500 प्लस लेट्स से 8% हर्डल नहीं मिल जाता, तुम्हारा जो भी लिक्विडेट हो रहा है ना, तुम पहले एलपी को देना शुरू करो. लेट देम गेट देयर इंटायर इन्वेस्टमेंट, लेट देम गेट देयर हर्डल रेट 8%. उसके बाद में जो होगा फिर वो जीपी तुम्हारा कैचअप है नहीं है क्या है, वी विल फिगर इट आउट. बट लेट अस एलोकेट फर्स्ट, बिकॉज एनी विच वेज इफ योर 500 का इन्वेस्टमेंट इज ओनली 500, एलपी विल गेट 500 ना, जीरो रिटर्न, मतलब जीरो प्रॉफिट. और अगर हार्ड हर्डल है तो अप टू 8% हर्डल रेट, वो तो पूरा एलपी को ही जाएगा. उसके बाद जो बटेगा बचेगा बटेगा ना. तो विच इज बीइंग स्ट्रिक्टर, दैट इज बीइंग स्ट्रिक्टर. Think of it from an LP point of view. LP is being stricter here. That no, first you recover my money, then you give me my hurdle rate, then we will think about giving you money. और यहां पे बोलता है ठीक है ना, डील बाय डील करते ना. Are you understanding the idea? Which is stricter, this one or this one? This one. कि नहीं, पहले पूरा एलपी को कैपिटल वापस करो, तो उसके बाद में उसको हर्डल रेट वापस करो. कोई डील बाय डील नॉनसेंस नहीं होगा. क्योंकि डील बाय डील में व्हाट इफ फर्स्ट 2-3 डील्स में प्रॉफिट हुआ, तुम वो 2-3 डील का प्रॉफिट लेके भाग गए, और लास्ट का जो 2 डील हुआ उसमें लॉसेस हो गया, तब where do you think catch up clause is going to be very important, in that one or in this one, in American or European? In this one. यहां पर तो आप पहले ही पूरा एलपी को दे रहे हो ना, you're giving the investment and the hurdle rate, then LP or AGP is going to get anything, right? बट यहां पर बिगिनिंग के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करके जीपी पैसा बना के निकल लिया, एंड लास्ट के लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स रह गए. सो दे डिड नॉट डिजर्व द इंसेंटिव, राइट? नाउ तो कैचअप करना पड़ेगा, ये क्लॉबैक करना पड़ेगा. सॉरी, कैचअप बोला मैंने, क्लॉबैक पूछा क्वेश्चन में. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्लॉबैक क्लॉज. क्लॉबैक इज गोना बी मोर रेलेवेंट ओवर हियर ना, बिकॉज यहां पर तुम स्टार्टिंग के प्रॉफिट बुकिंग कर लिए और प्रॉफिट का शेयर लेके भाग गए, और यहां लास्ट में खाली लॉसेस हो गया, एंड यू डिड नॉट डिजर्व द इंसेंटिव फी. सो इन अ डील बाय डील स्ट्रक्चर, क्लॉबैक क्लॉज इज इंपॉर्टेंट टू हैव. इसका डेफिनेशन करने का जरूरत ही नहीं है इसमें. फर्स्ट मैनेजमेंट फी में ना जनरली तुम उंगली नहीं कर सकते, वो तुमको पर एनम देना होगा, वरना जीपी खर्चा कैसे चलाएगा. 7 years 8 years का फंड में यू विल नॉट इवन गिव मी मैनेजमेंट फी, हाउ विल आई मैनेज. मैनेजमेंट फी में ये सब नहीं सुनते, एंड मैनेजमेंट फीस एन एक्सपेंस, वो तो देना ही पड़ेगा वाला चीज है. वेदर यू आर मेकिंग, इवन इफ से फॉर एग्जांपल तुम 100 का फंड से स्टार्ट किए और 95 पे क्लोज किए, तो तुमको 100 पे 95 पे इन ऑल दोज ईयर्स मैनेजमेंट फी तो देना ही पड़ेगा. मैनेजमेंट फी में क्लॉबैक नहीं होता है, माइंड यू. Clawback, high watermark, all of these things are on your incentive fee. There's nothing on the management fee. That is your खर्चा, देना ही पड़ेगा. वो सैलरी की तरह ट्रीट करो उसको, ये तो मिलेगा ही मिलेगा. Whether your company is making profit loss, I don't care. Are you understanding this? जीपी के हिसाब से अमेरिकन इज बेटर, यस यस, एंड यूरोपियन जीपी फेवर्स, एलपी फेवर्स दिस. करेक्ट. बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो डील बाय डील, एक एक डील जो कंपनी बिक रहा है, फॉर एवरी डील दैट देयर इज द कंपनी इज गेटिंग लिक्विडेटेड, उसके हिसाब से यू आर फॉलोइंग योर कैरीड इंटरेस्ट एंड पेमेंट स्ट्रक्चर एंड ऑल ऑफ दैट.
Tell me, are you following this? Clawback is important because if successful exits are done earlier, GP is paid carried interest and LP has not even recovered his capital. क्योंकि आप तो डील बाय डील कर रहे हो एंड लेटर ऑन लॉसेस आर बुक लेटर, तो क्लॉबैक चाहिए मेरे को, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू रिकवर द एक्स्ट्रा इंसेंटिव फी दैट आई हैव पेड इफ यू आर डूइंग अ डील बाय डील बेसिस. आई वांट अ क्लॉबैक प्रोविजन टू बी हियर. समझ में आ रहा है? अर्ली एग्जिट्स कर लिए प्रॉफिटेबल वाला, इंसेंटिव फी घर ले गया, एलपी को अभी तक रिकवर ही नहीं हुआ अपना पूरा का पूरा पैसा, क्योंकि तो तुम तो डील बाय डील बांट दिए हो. ये डील सेल हुआ, इसका इसको प्रॉफिट दो, इसका इसको प्रॉफिट शेयर दे दो. एलपी मे नॉट हैव इवन रिकवर्ड द एंटायर इन्वेस्टेड कैपिटल, but whole of fund method में European waterfall method में the LP is supposed to be getting the entire money first and the hurdle rate, then that GP का share and all will be given out, shelled out. बोलो, clear, easy, take this. Deal by deal is not annually. So say for example in this year I've exited 3 investments, तो उसके हिसाब से होगा payments. Next year 2 ही हुआ तो वो 2 exits के हिसाब से होगा, right? Yes, so by default यूरोपियन वाटरफॉल में यही होगा कि more or less the fund is at its liquidation stage, या तो पूरा ही लिक्विडेशन हो चुका है या एकदम लास्ट के 1 साल या 2 years बचा है, because it will take that much time for the LP to recover all their investments and the hurdle rate. So generally this GP is going to be paid almost towards the end of the investment phase. So GP, obviously that is the reason why GP does not favor the European structure, right? That's true. GP is getting paid almost towards the end of the fund life once all the investments are getting liquidated. So GP does not favor that. नहीं, ऐसा नहीं है कि incentive percentage is higher in European. I don't see that. This is just an extra term, not important. Either or fees करके होता है. So as I'm telling you that these provisions and terms and all, ये देखो बहुत customization हो सकता है. We have just done a handful of terms, I'm telling you. Because an actual document, you can have different provisionings done. People could have taxation related provisioning, कैसे funds invest होगा, hold होगा, बहुत variety of terms हो सकता है. It could be customized to another level, right? Cross border investments होते हैं, fund का location अलग हो सकता है, etc. Lot of things. So not a very important term, either or fees, just you need to know it theory wise. इसमें क्या होगा, either or fees, मतलब अभी तक क्या होता था कि मैनेजमेंट फी एंड इंसेंटिव फी दोनों लगेगा. तो पहले आप 2% मैनेजमेंट फी पे कर रहे हो, नेट अमाउंट जो बचा उसमें प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट का भी आपको 20% इंसेंटिव फी मिल रहा है, प्रोवाइडेड यू एक्सीडेड हर्डल रेट और नॉट एंड ऑल दैट, राइट? यहां पर आइदर और. सो आइदर तुमको मैनेजमेंट फी मिलेगा या फिर तुमको इंसेंटिव फी मिलेगा, तुमको दोनों नहीं मिलेगा. एंड इसमें थोड़ा सा जीपी एडवांटेज कर रहे हैं, विच एवर इज गोना बी हायर. सो आइदर आई गिव यू 1% मैनेजमेंट फी. इफ यू मेड सम बम्पर प्रॉफिट देन आपको मैनेजमेंट फी नहीं लगेगा, 1% नहीं मिलेगा, आपको खाली 30% इंसेंटिव फी मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो से फॉर एग्जाम्पल मेरा पोर्टफोलियो 100 का 110 हुआ है, तो 100 का 1% करके मेरे को 1 मिल रहा है, या 100 का 105 हुआ है, बट 100 का 5 का नहीं, बहुत एक्चुअली थोड़ा सा भी हर्डल रेट के बियॉन्ड अगर अपने बोलते हैं हार्ड हर्डल करके, मतलब या तो 100 के ऊपर 1% ले लो विच इज 1, या अगर मेरा 100 का 110 हुआ एंड 8% इज हर्डल रेट, तो 2 का 20% तो खाली 0.4 है, या 2 का 30% तो खाली 0.6 है. सो विच इज बिगर, 1 और 0.6? 1. सो आई एम गोइंग टू टेक 1. नॉर्मल क्या हो रहा था, 1 और 0.6 दोनों मिल रहा था आपको. Here it is, what we are saying is either or fees. We should not spend time on this. Either or fees is either you get the management fee or you get the incentive fee.
और यू कैन नॉट हैव अ सेम 2/20 स्ट्रक्चर, विल नॉट मेक सेंस. सो 130 टाइप का. जीपी हैज मोर स्किन इन द गेम. लेकिन जीपी को विच एवर इज हाई, क्योंकि अगर बम्पर प्रॉफिट होगा तो आई वांट टू चूज दैट ना. आई वांट, तभी तो अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि जीपी ऑल्सो वांट्स टू मेक श्योर कि फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सेसिवली आए. बोलो, आर यू फॉलोइंग दिस? सो जनरली वी सी अ 130 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. और अगर इस साल आपको मैनेजमेंट फी मिला है, सो नेक्स्ट ईयर उसको माइनस करके इंसेंटिव कैलकुलेट होगा. बिकॉज आपको मैनेजमेंट फी अगर 1% मिल रहा है, टेक्निकली दैट इज लाइक अ खर्चा. सो वो मतलब अभी 100 का फंड था तो वो माइनस हो जाना चाहिए. नेक्स्ट ईयर इंसेंटिव फी कैलकुलेट होगा तो माइनस करके आपको इंसेंटिव देंगे. जस्ट टर्म, यू कैन जस्ट सी इट, नॉट इंपॉर्टेंट दिस वन. बोलो, गेटिंग दिस? सो और भी वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स निकल के आ रहे हैं अब तो. क्लियर? फी स्ट्रक्चर 100% ओके.